Assalamu alaikum and welcome to yet another informative and exciting episode of The Good Life Show. डॉक्टर शवाना के साथ हमने एक शो किया था, आप लोगों को सबको याद है, जो मुझे फॉलो करता है, जो हमारा चैनल देखता है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सवाल लिखकर भेजे थे उनके लिए कि उनसे ये भी पूछें. और लकीली वो अमेरिका से अभी पाकिस्तान दोबारा विज़िट कर रही हैं एंड शी इज़ हेयर टू बी पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट. और उनसे बातें शुरू करने से पहले मैं पहली दफ़ा आप लोगों से ये कह रही हूँ कि अगर आपको ये शो पसंद हैं और आप इस तरह के इन्फॉर्मेटिव शोज़ देखना चाहते हैं रेगुलरली, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो शो आपको अच्छा लगे उसे लाइक भी करें. इससे हम अपना शो और बड़ा कर सकते हैं और बड़े बड़े मेहमान बुला सकते हैं और इससे बहुत सारे लोग जो अभी तक हमारा शो नहीं देख रहे वो भी देख पाएंगे. वेलकम डॉक्टर शवाना मुफ्ती. मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकती बट हेलो. कैसी हैं आप? गुड टू सी यू. लुकिंग गॉर्जियस एज एवर. क्या करती हो लड़की? मैं हमेशा इफ़त ये कहती हूँ कि मैं जिस भी पॉडकास्ट में जाती हूँ ना, वो सब कहते हैं लुकिंग गॉर्जियस एंड व्हेन आई सी माई सेल्फ इन दोज एपिसोड्स आई लुक हॉरिबल. मुझे स्क्रीन पे नहीं आना आता. आई डोंट नो. नहीं, आप फिक्र ही ना करें क्योंकि आप बहुत अच्छी आती हैं. थैंक यू सो. अच्छा, आप मैं इस दफ़ा जब मैं आपकी पूरी क्वालिफिकेशंस की मैंने रिसर्च की तो भाई मैं बताती हूँ आपको. पहले तो जी हाँ, ये फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट, यानी कि आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है. मिनिमली इन्वेसिव पेल्विक सर्जन, यानी कि आप सर्जन भी हैं, ठीक है. फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट, ये भी हैं. बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्पेशलिस्ट. 4 तो ये हो गए. ओनर एंड ऑपरेटर ऑफ लॉन्जेविटी एंड वेलनेस क्लिनिक, आगे फेयरफैक्स लूडन. ओके, ये कोई जगह का नाम है जी. ओके, इज दैट एरिया. ऑलराइट. हेड ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट अफेयर्स एट लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज. और तेरी कॉस्मेटिक स्किन केयर, सर्टिफाइड स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन लाइफ कोच. इतना कैसे कोई पढ़ सकता है? पता है क्या, अमेरिका के अंदर जब आप ट्रेडिशनल डॉक्टर बन जाते हो तो काफ़ी डॉक्टर्स वहाँ पे ट्रेंड है कि कुछ लोग जाके MBA कर लेते हैं. वो जाके कहते हैं कि वी वांट टू लाइक अपने डिग्रीज़ को और इन्हांस करते हैं और कोई सर्टिफिकेशन हासिल कर लेते हैं या लाइफ कोचिंग की तरफ चले जाते हैं. और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया आपने मेरे से, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान आई तो मैंने नोट किया कि यहाँ पे लोग जब एक डॉक्टर बन जाते हैं एंड दे गेट इनटू प्रैक्टिस एंड दे आर मेकिंग सो मच मनी या बिजी हो जाते हैं, वो उनकी ग्रोथ एक तरह से वहीं पे स्टंटेड होती है. उसके बाद वो आगे जाके मज़ीद कोई कोर्सेज, कोई सर्टिफिकेशंस या कोई और एक्सटेंशन ऑफ दैट फील्ड, ये जितनी चीज़ें आपने बोली हैं एक्चुअली सारे इंटरकनेक्टेड हैं. और जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो आई रियलाइज्ड कि हम फिज़िकली देखते हैं लाइन ऑफ पेशेंट्स बाहर लगी हुई है, सर्जरी की, यू मेक टन्स ऑफ मनी, उसके बाद आप वहीं पे रुक जाते हैं बिकॉज मनी इज़ लाइक यू नो आपका हॉल्ट कर देता है सब कुछ. लेकिन अगर आप ग्रो करना चाहते हो एंड यू वांट टू ट्रीट योर पेशेंट इनसाइड आउट, आपको उसकी इमोशनल वेलबींग देखना पड़ेगी. आप कैसे किसी पेशेंट को फिजिकली सिर्फ देखा, मेडिसिन दी विच वी वर डूइंग, या सर्जरी की जो कि मैं मिनिमली इन्वेसिव करती हूँ, मीनिंग विदाउट ओपनिंग द पेशेंट लेप्रोस्कोपिकली, उसके बाद घर भेज दिया. लेकिन पीछे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, घर के मसले, उसकी जो स्पिरिचुअल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग है, वो हम टाइम नहीं है ना. But that requires lot of time. That's why I'm saying that. Then you're losing out on money because मेरे बाहर नॉक करती रहते मेरे असिस्टेंट, वो कहते हैं डॉक्टर साहब घंटा हो गया, बातें क्या हो रही हैं. बिकॉज आई डू द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप काउंसलिंग एंड सेक्शुअल काउंसलिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ दैट विच इज़ आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट. तो उसके लिए आपको पैशन चाहिए होता है, इसलिए मैंने लाइफ कोचिंग की जाके सर्टिफिकेशंस हासिल की. पाकिस्तान में मैंने एक और चीज़ देखी कि आपको डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है. शायद अगर आपको बोलना अच्छा आता है, आपको YouTube देखना आता है, आप वहाँ से सीख सकते हो. यू कैन बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, यू कैन जस्ट बिकम अ लाइफ कोच. मैंने 10 साल पहले, मुझे याद है कि एक बहुत मशहूर चैनल है यहाँ का, आई डोंट नो इफ आई कैन से द नेम. हाँ, यू कैन. दुनिया चैनल. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसका शो था मुज़ाकरात. उसके अंदर मैं जब पहली दफ़ा आई एंड दे वर इंटरव्यूइंग मी, वो उनके होते हैं ना वो बैठे हुए जो आपका पैनल बड़ा कॉमेडियन टाइप होता है. उन्होंने मेरे से पूछा जी सानू तो पता ही नहीं लाइफ कोच क्या होता है. आई मीन दैट वाज लाइक डेकेड अगो. तो मैंने उनको ट्रस्ट मी अभी भी लोगों को नहीं पता. तो तब मैंने उन्हें बताया कि लाइफ कोच क्या होता है, कि इट हेल्प्स यू टू लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट, ताकि आपको पता हो कि आपने लाइफ की डायरेक्शन क्या करनी है, एंजॉय कैसे करना है और किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना है.
तो अभी जब मैं आती गई 10 साल में कई दफ़ा मैंने पाकिस्तान का कम सो रेगुलरली, तो मुझे पता चला कि वैसे काफ़ी लोग लाइफ कोच भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, थेरेपिस्ट भी हैं, लेकिन व्हेन यू आस्क देम कि ट्रेनिंग कहाँ की है, सो दे डोंट हैव क्रेडेंशियल्स टू शो। यूट्यूब की ट्रेनिंग है। तो इसकी वजह से मैंने जब डिग्रीज़ ली तो आई वेंट टू 2 इंस्टीट्यूशंस। टोनी रॉबिन्स एक बहुत बड़े हैं वहाँ पे, तो उनका जो मेडानस एकेडमी है वहाँ से किया। उसके बाद फिर आई रियलाइज्ड कि ये तो वेस्ट की सारी ट्रेनिंग हो गई, एंड आई डू ट्रीट लाइक ऑल देसी पाकिस्तानी लोग। तो फिर मैंने एशिया इंजीनियरिंग से जो है जाके किया, ईस्ट एंड वेस्ट की फ्यूजन करके, फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग। तो कोई फ़र्क होता है उसमें? देसी लोगों का हमारा कल्चर, रिलीजन बहुत डिफरेंट है। उनकी जो थेरेपी मैं जब करती हूँ तो टोटली डिफरेंट एंगल से करती हूँ। जो चीज़ें मैं इनको बताती हूँ वो गोरों को नहीं बताने की ज़रूरत। गोरे आर टू लिबरल, उनको आप वो बातें बता सकते हैं जो उनके लिए एक्सेप्टेबल होंगी। यहाँ हमें लिमिटेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ दीन ऑल्सो, क्योंकि हमारे इस्लाम में कुछ चीज़ें जो है खुल के आप नहीं कह सकते, तो आप उसको कंडोन नहीं करते। सो थेरेपी का भी एक ट्विस्ट आ जाता है, और उसको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस सोच के साथ उनको क्या सास बहू का मसला है, उनको क्या मसला है जी कि माँ बाप को छोड़ के अलग रहना है, या सिंगल मॉम का मसला है, या डिवोर्सेस का मसला है। इट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल। हमारे यहाँ पे अभी उस तरह से आपको जब ट्रेन करना पड़ता है काउंसल, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि आप बात किससे कर रहे हो और किस तरह की आपने उसको जवाब देना है। ये नहीं ना कि वही गोरों वाली ट्रेनिंग इधर शुरू कर दी, सबने घर जाके उजाड़ दिया, एंड इट कम्स बैक टू यू कि आप क्या ट्रेन कर रहे हो। सो येस, ईस्ट एंड वेस्ट को फ्यूजन करके जब आप लोगों को समझाते हैं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड बोथ साइड्स ऑफ द वर्ल्ड। आपने जो ये ऑप्टिमाइजेशन है HRT की, हार्मोनल थेरेपी ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट डज दैट मीन? अच्छा, एक होते हैं ट्रेडिशनल गायनोकोलॉजिस्ट, जिस तरह से मैंने आई एम अ ट्रेडिशनल गायनोकोलॉजिस्ट। उसके बाद आई रियलाइज्ड कि अब जो बायोआइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, मेनी डॉक्टर्स आर नॉट ट्रेन्ड इन इट। ओके। क्योंकि विद इन 5 ईयर्स, पाकिस्तान में तो हमें पता ही नहीं है इसका ना, क्योंकि यहाँ है ही नहीं जी। तो विद इन 5 ईयर्स, अभी अमेरिका के अंदर भी इतनी कॉमन एंड प्रेवलेंट नहीं है, क्योंकि विद इन 5 ईयर्स ज़्यादा इसकी वेव आई है। और उसकी क्या वजह है, क्योंकि आपको पता है 20-25 साल पहले जो है WHI की स्टडी हुई थी, उसके अंदर उन्होंने सिंथेटिक हार्मोन्स दिए थे पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज को। मेनोपॉज जब आपकी एज 50-51 होती है, पीरियड ख़त्म हो जाते हैं, आपको सिम्टम्स आते हैं, तो उन्होंने जो सिंथेटिक हार्मोन्स दिए थे वो वाले हार्मोन्स हैं जो कि घोड़े के पेशाब से हासिल किए गए थे। तो उससे रिस्क था कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का, क्लॉट्स का। तो उन्होंने कहा जी ये तो बहुत कॉम्प्लिकेशन देता है, तो हार्मोन्स मत दो औरतों को। तो 20-25 साल बीच में गैप आ गया, हार्मोन्स नहीं दिए जा रहे थे। तो आप बताओगे जब 20-25 साल गैप आएगा तो बीच में ट्रेनिंग नहीं हुई ना डॉक्टर्स की, रिसर्च ही नहीं हुई, ट्रेनिंग भी नहीं हुई। जो नए मेडिकल स्टूडेंट थे उनको आप मेनोपॉज की क्या ट्रेनिंग दे रहे हो, आप उनको कौन से हार्मोन्स बता रहे हो। तो अभी ये विद इन लास्ट 5 ईयर्स आप कह सकते हो कि एक वेव वापस आई है, बिकॉज नाउ दे आर वर्किंग ऑन द बायोआइडेंटिकल। बायोआइडेंटिकल होता है जो आपकी बॉडी के अंदर ओवरीज पैदा कर रही थी हार्मोन्स जो मेनोपॉज से पहले, वही वाले हार्मोन्स अब उन्होंने बना लिए। कैसे बनाए तो लैब में ही है, Okay. लेकिन दे आर आइडेंटिकल टू योर बायोलॉजी। ठीक है। इंसान ने बड़ी तरक्की कर ली, अब तो IVF से 55 साल की औरत का भी बच्चा पैदा कर सकता है। तो अब जो इस तरक्की अच्छा, आई स्टिल हैव अ चांस। आप तो माशाल्लाह 30 ईयर ओल्ड हो आप। एज जो है ना, ये बड़ा पाकिस्तान के अंदर मसला भी, जो जितना दिखता है उसको उसका क्रेडिट दो। अगर आप नहीं देख रहे, आप 30 ईयर में आप जो है 60 साल के लग रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या कसूर? नहीं, क्रेडिट नहीं कोई देता इधर इस मुल्क में। डॉक्टर शबाना, जितनी एज शेमिंग है ना, और अगेन वही बात है कि जैसे इस पे रिसर्च नहीं हुई कि मेनोपॉज के बाद आपकी कितनी ज़िंदगी, पहले ठीक है औरतें जल्दी मर जाती थी, मेडिकल इतना एडवांस नहीं था, लेकिन अब 25-30 साल की ज़िंदगी प्रोडक्टिव उसके बाद की भी है। और उसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स है उसके बारे में तो कोई रिसर्च ही नहीं हुई। तो अभी मैं आपको बताने लगी थी कि अब ये विद इन 5 ईयर्स अब जो बायोआइडेंटिकल हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है। उससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई नहीं होता अनलेस और अनटिल यू आर नॉट स्मोकर। एग्जैक्टली, स्मोकिंग की भी बात करेंगे, या कोई एक्सेसिव रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जिस तरह से कोई क्लॉट्स हो गए, या अगर आप ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, या ब्रेन के अंदर कोई आपको स्ट्रोक हुआ हुआ है, हार्ट डिजीज़ है कोई, तो इन चीज़ों में तो आप या कैंसर की हिस्ट्री है, कैंसर की हिस्ट्री है, आपको पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अदरवाइज ये हार्मोन्स जो हैं ये आपको इन्फ्लेमेटोरी नहीं है, इनकी इन्फ्लेमेशन नहीं करते, ये एंटी इन्फ्लेमेटोरी है। तो ये एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी कम करेंगे, क्लॉट्स का रिस्क भी कम करेंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर करेंगे।
अब जो है ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ पे क्या सवाल हुआ जी। पहले जो सिंथेटिक हार्मोन्स देते थे, जब उसकी गाइडलाइंस आप पढ़ें जाके, एक कॉक की जो हमारी ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजी अमेरिकन बोर्ड है, वो कहते थे जी कि हार्मोन्स दें, छोटे टाइम के लिए दें, कम टाइम के लिए शॉर्ट डोज दें, स्मॉल डोज दें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। 2-4 साल के लिए दिए, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो ख़त्म हो जाएंगे, आपने ये टाइम पीरियड गुजारा, उसके बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को ख़त्म कर दो। ठीक है। अब जो बायो आइडेंटिकल है वो बिल्कुल आपकी आइडेंटिकल टू योर बायोलॉजी है, और इसके फ़ायदे बहुत हैं। और औरतों ने 25-60 कितने भी 50-60 ईयर्स मेनोपॉज में गुजारना है, तो लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसको प्रोटेक्टिव करने के लिए, ताकि आपको डिजीज़ ना हो। अब ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपने शॉर्ट डोज, स्मॉल डोज में नहीं देनी, Okay. आपने ऑप्टिमम डोज में देनी है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हार्मोन्स का ये मतलब है कि आपने वो वाली डोज देनी है जिससे आपके ना सिर्फ सिम्टम्स खत्म हो, बल्कि जो लॉन्ग टर्म में आपको सिम्टम्स आने वाले हैं, जो 30 साल के बाद जो आपने डीजेनरेट होना है, उसको भी आपने ट्रीट करना है 50 साल की उम्र में, ताकि 60 एंड 70 ईयर्स में जाके आपको हार्ट डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़, बोन फ्रैक्चर्स, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये तमाम चीज़ें आपको तब ना हो। उस चीज़ों को जो 25 या 30 साल के बाद होने वाली हैं, आपने 50 साल में ही रोक देना है, या उसको डिले कर देना है। अगर नहीं भी रोक सकते तो डिले करना है। तो वो कैसे होगा? ऑप्टिमम डोज से। वो कौन सी डोज होती है? जो आपकी ओवरीज पैदा कर रही थी व्हेन यू वर यंगर एंड हेल्दियर। वो कौन सी एज थी? 20-30 साल की, मैक्सिमम 20 साल की ओवरी। अब हम आपको हार्मोन देख के, बायो आइडेंटिकल दे के 20 साल की लड़की तो नहीं बना सकते, लेकिन जो अंदर सिस्टम क्रिएट था क्लोजेस्ट टू साइंस, वो वाला आपके अंदर जनरेट कर देंगे बाय गिविंग यू बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन एन ऑप्टिमम डोज, ताकि जो है आप इन चीज़ों को डिले कर सकें और हेल्दियर रह सकें। और आपने जो 60 साल में जाके व्हील चेयर पर बैठना है, जो आपके नी रिप्लेसमेंट होने हैं, आपको हार्ट डिजीज़ होनी है, मेमोरी लॉस होना है, क्योंकि ये वाले सिम्टम्स आपको 50 में नहीं आते। 50 में जो सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। मुझे मैं तो आई एम 52, और जो मैंने सबसे बड़ा डिफरेंस देखा है, माई नकल्स they get frozen in the morning. So is it onset of arthritis? देखें, एब्सोल्युटली मैं ये कहूँगी कि अगर कोई सिम्टम आपको हो रहा है, जिस तरह से मेमोरी लॉस हो रहा है, फॉरगेटफुलनेस हो रही है, तो हम कहते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, ठीक है। या फिर आपको अगर बहुत हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, हम कहते हैं साइकाइट्रिस्ट को देख लो, थेरेपिस्ट को देख लो। आपने निकल्स की बात की ना, तो अब निकल्स हैं, या आपके जोड़ों में दर्द है, या बैक रूमेटोलॉजिस्ट के, तो हम कहते हैं जी रूमेटोलॉजिस्ट के पास चलो। सबसे दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। इस एज के अंदर कोई भी ऐसी सिम्टम है, सबसे पहले कॉमन चीज़ों को ट्रीट करें। सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और देखें कि इज़ दिस रिलेटेड टू द ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज एंड पेरीमेनोपॉज, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में स्टार्ट हो जाते हैं। ऑलराइट। एंड इफ़ यू स्टार्ट बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अर्लियर द बेटर। अगर आपको 6 महीने में सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि इट वॉज ऑल रिलेटेड टू योर एज, ऑल रिलेटेड टू योर पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज। तो आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम उल्टा साफ करते हैं, हम पहले स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, उनको तो नहीं पता बायो आइडेंटिकल का, अभी तो ट्रेडिशनल गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं पता, तो उनको कहाँ से पता होगा? नॉट अ डॉक्टर्स फॉल्ट, द टाइम लैप्स जो बीच में आया है ट्रेनिंग का, जो चीज़ इसके बारे में पढ़ा नहीं गया, औरतों को नहीं बताया गया और रिसर्च नहीं हुई इतनी ज़्यादा, उसकी वजह से जो लैक ऑफ ट्रेनिंग है। स्पेशलिस्ट आपको देखेंगे, लैब्स करेंगे कोई $1 मिलियन, उसके बाद कहेंगे जी अच्छा ये चीज़ ट्राई कर लो, स्टेरॉइड ट्राई कर लो, आर्थराइटिस की चीज़ें स्कैन कर लो, एक्सरे कर लो, एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेशन पे डाल देंगे, तुम्हें बहुत नींद नहीं आ रही, स्लीपिंग पिल पे डाल देंगे, सारी तबाही और बर्बादी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। दीज आर द थिंग्स विच शुड नॉट बी स्टार्टेड, दीज आर द थिंग्स यू शुड स्टे अवे। जो पहला काम करने का है कि जो आपको इशू हो रहा है उसको, अंडरलाइंग इशू को देखो। अब अगर आपने बायो आइडेंटिकल दी और फिर भी आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे, आपको कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कोई थायराइड का डिसऑर्डर है, इसका मतलब है कि देयर इज सम अदर इशू, अंडरलाइंग इशू। जाके स्पेशलिस्ट को देखो, सो यू कैन वर्क एज अ टीम, बट नॉट द अदर वे अराउंड। डॉक्टर शबाना, यहाँ नहीं है ना बायो आइडेंटिकल, पाकिस्तानी खवातीन क्या कर सकती हैं? देखें, बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो एस्ट्रोजन होता है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं।
اس میں ایسٹراڈایول جو ہوتا ہے اس کو ہم بایو آئیڈینٹیکل کہتے ہیں, اور جو پروجسٹرون مائکرونائزڈ ہم دیتے ہیں وہ جو ہوتا ہے بایو آئیڈینٹیکل ہوتا ہے, دس از آئیڈینٹیکل ٹو بایولوجی, جو آپ کی کلوزسٹ ہیں جو کہ اووریز پیدا کر رہی تھی. اب پروجسٹرون مائکرونائزڈ ہے پاکستان میں جو بائی ماؤتھ دیا جاتا ہے. اوکے, پرابلم ایسٹراڈایول کی ہے. ٹھیک ہے, ایسٹراڈایول جو ہے وہ بائی ماؤتھ ہے, لیکن بائی ماؤتھ جب آپ وہ لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیور میں جا کے کانجوگیٹ کرتا ہے, اینڈ دین لیور گیٹ افیکٹڈ, اینڈ اٹ چینجز انٹو اے سنتھیٹک کمپاؤنڈ. جو آپ سنتھیٹک سے بچ رہے تھے وہ آپ نے جو دیا وہ سنتھیٹک بن جائے گا, وہ باڈی کے اندر جا کے ایسٹرون یا جس طرح سے برتھ کنٹرول پلز میں ایتھنل ایسٹراڈایول ہوتا ہے وہ بھی ایسٹروجن ہے, لیکن وہ سنتھیٹک ہے, وہ بھی لیور میں جا کے کانجوگیٹ کرتا ہے اور لیور کو افیکٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد جا کے اس کے باڈی کے اندر جو جا کے بعد میں بنتا ہے کمپوزیشن, اس کا جو میٹابلائٹ ہوتا ہے افیکٹ تو اس کا ہونا ہے نا کہ باڈی کے اندر جا کے کیا بنا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بایو آئیڈینٹیکل رہتا نہیں ہے. تو بایو آئیڈینٹیکل کا مطلب ہوا کہ آپ نے دینا ایسٹراڈایول ہی ہے, لیکن کس طرح سے دینا ہے, ٹرانسڈرمل راؤٹ سے دینا ہے, جس کا مطلب ہے کہ جو جیل کی فارم میں اور پیچز کی فارم میں, پیچز اور ایسے. اب اگر آپ کی کنٹری میں نہیں ہے تو میرا یہ مشن ہے, میرا انشاءاللہ یہ میرا بہت زیادہ, آئی کم ٹو پاکستان, پلیز جلدی کرو, ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں آپ کو انشاءاللہ دس از وٹ آئی ایم ورکنگ آن. آئی ایم گوئنگ ٹو میڈیکل کالجز فار ٹریننگ آف ڈاکٹرز, ٹو ٹرین اسٹوڈنٹس, ٹو اسپریڈ اویئرنیس ان جنرل پاپولیشن. ہم عورتوں کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی, اس کی ڈیمانڈ ہوگی. عفت آپ مجھے بتاؤ, آدمی کا ٹیسٹوسٹرون لیول تھوڑا سا نیچے جاتا ہے, وہ جی پل لینا شروع ہو جاتا ہے, اتنا کچھ ان کے تو کشتے بھی ملتے ہیں, دیواریں بھری ہوئی ہیں ان کے علاج سے, عورتوں کا تو دیواروں پہ بھی کوئی علاج نہیں ہے کہ ان کو کچھ نہیں بھی ہے نا, تو دے وانٹ ٹو ٹیک اٹ, اور وہ ان کو سائیکولوجیکلی کہ ہم نے مرد ہے, ہماری مردانگی میں کمی ہو رہی ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ عورت جو ہے پہلے جسٹ 200 years back they were dying after the childbirth. Exactly. آپ 33 آپ کی میکسیمم لائف ایکسپیکٹینسی تھی, آپ 40 سال میکسیمم, اس کے بعد آپ نے بچے پیدا کیے 4-5 اور اس کے بعد آپ فوت ہو گئے 13-14 سال کے ہوئے بچے میں. آپ گئے نہیں نا مینوپاز میں, آپ گئے نہیں. اور کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی ہمارے اینسیسٹرز بڑی لمبی عمر تک رہتے تھے. ہاں آؤٹ لائرز ہوتے ہیں, کوئی 1-2 لمبی, آپ کی نانی دادی کوئی 100 سال تک, لیکن وہ بھی جس کنڈیشن میں ہوتی تھی. آج سے اگر 100 سال پہلے بھی آپ میری عمر کی کوئی خاتون دیکھیں تو وہ یوں ہوتی تھی. ایون جب ہم بڑے ہو رہے تھے میں تو سمجھتی تھی 50 سال میں آپ مر جاؤ گے نا, وہ تب میں خود ہوئی ہوں تو مجھے پتا چلا نہیں یار, you feel the same. your WHO کی گائیڈ لائنس اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو 65 ہے وہ تو آپ کی مڈل ایج کنسیڈر ہو رہی ہے, it's not even like you're getting older. ابھی بھی ہمارے جو ایک طبقہ ہے, جب میں یہ لیکچرز دیتی ہوں اور میں پیشنٹ سے بات کرتی ہوں, کلائنٹ سے اپنے, بس جی کتنا لانجیوٹی کی بات کرتی ہوں کیونکہ لانجیوٹی میں کلینک رن کری ہوتی ہوں, بس کسی پہ اللہ میں محتاج نہ بنائے, اور بس چلتے پھرتے ہم اس دنیا سے چلے جائیں. اور جب ان سے پتہ کرو جی اچھا تو آپ کر کیا رہے ہیں اس چیز کے لیے, what are you doing today to improve your better, like tomorrow better, آپ نے how to age well, تو بس جی چلتے پھرتے, مطلب چلتے پھرتے تو آپ رہیں گے, آپ نے اگر نہیں فوت ہوئے تو آپ چلتے پھرتے نہیں رہیں گے, آپ محتاج بنیں گے. لیکن ہمارے ہاں جو کلچر ہے اور ماشاءاللہ ہمارے بچوں کی جو ٹریننگ ہے اور ہمارا دین, وہ ہمارے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھتا ہے, اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. لیکن اب ٹائم بدل رہے ہیں, اب بچے کبھی کبھی باہر چلے جاتے ہیں, یا بچے بہو آپس میں کانفلکٹس ہوتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم اس طرح سے کنیکٹڈ نہیں رہا, اب لوگ الگ الگ رہ رہے ہیں. جو اکنامکلی اب ہمارے حالات آگے ہو رہے ہیں انفلیشن کی وجہ سے, آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے گھر رہ کے کسی کا خیال رکھنا. ہاں آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. اور کیوں سوچنا, اور اس عمر میں آپ کو ٹریول کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ جب آپ 65 کے ہوں تو آپ کے ساتھ آس پاس جو گرینڈ کڈز ہیں ان کو انجوائے کریں. آپ خود ہی ویل چیئر پہ ہیں, آپ کی خود ہی دردیں ہیں, آپ کا فروزن شولڈر ہے, آپ کو کچھ یاد ہی نہیں ہو رہا, تو آپ ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, آپ کو اسٹروک ہو رہے ہیں, آپ نے بچوں کو کیا انجوائے کرنا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ 65 کے بعد آپ کی نئی لائف سٹارٹ ہوتی ہے if you're healthier. اب اگر آپ خود ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں تو that's the end story نا, تو پھر آپ کیا کرو گے. سو عورتوں کو یہ آواز اپنے لیے اٹھانی چاہیے. جتنی ہم اسپریڈ کریں گے اویئرنیس, جتنی اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی پھر سپلائی بھی آئے گی. بالکل. اب میں جتنی بھی اویئرنیس کر لوں, دس از مائی مشن, میں آتی ہوں ہر 2 مہینے کے بعد لوگوں کو بتاتی ہوں. آئی ہوپ کہ ان کو آہستہ آہستہ اس جرنی فار می. میرے بھی اس چینل کو تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, اور یہ جب ہم نے شروع ہی کیا تھا, ڈاکٹر سامیہ میرے ساتھ تھیں, تب ہم نے پہلا شو HRT پہ کیا تھا, ہارمونس پہ کیا تھا, بیکاز اگین ہم وہ پریولیج شاید لوگ ہیں جو باہر بھی چلے جاتے ہیں اور ڈاکیومنٹریز بھی, بکس بھی پڑھ لیتے ہیں. ہم
میں بڑا بول رہی پر چلو وہاں سے دوائیاں بھی ہم خرید ہی سکتے ہیں جو کہ بہت مہنگی ہوتی پر چلو ہم بیگ نہیں لیتے, ہم دوائیاں خرید لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ عورتوں کو تو کچھ میسر نہیں, نالج بھی میسر نہیں. پیری مینوپاز کا پوچھ لیں آپ کسی سے, جس طرح بچیوں کی پیوبرٹی ہوتی ہے, ان کے پیریڈ سٹارٹ ہوتے ہیں, ماؤں نے کبھی ہاتھ پکڑ کے بتایا بھی نہیں ہوتا کہ پیریڈ آئیں گے, گروتھ ہوگی, کیسے ہوگی, آپ کا بریسٹ ڈیولپ ہوگی, آپ کے پرائیویٹ آرگنز میں بال آئیں گے. بچیوں کو پیریڈ ہو جاتے ہیں, وہ امبیرس ہو رہی ہوتی ہیں. اب تھوڑا سا نالج آ گیا کہ ایٹ لیسٹ آپ کو منسٹریشن کا, ماہواری کا بتاتے ہیں, پیڈس کا بتاتے ہیں. مینوپاز کا ابھی تک نہیں بتا رہے. آج میں صبح لیکچر دے رہی تھی, کوئی 500 گرلز ور سٹنگ, اٹ واز جسٹ فار دا گرلز. تو میں نے ان سے پوچھا بچوں, لائک بچے بھی نہیں تھے, دے ور لائک کلوز ٹو, آپ 18 ابو کہہ لو یا کلوز ٹو 18, کہ پیری مینوپاز اینڈ مینوپاز کیا ہوتا ہے. ناٹ ایون اے سنگل پرسن کو ٹیل می کہ مینوپاز کیا ہوتا ہے. اور وہ ان کو لگتا بھی ہے کہ جیسے بہت دور ہے, ارے 30 سے شروع ہو جاتا ہے کام. مدرز آر گوئنگ تھرو دیٹ. آپ اس وقت مجھے بتاؤ, گھر میں ایک عورت ہے جو لیٹ 40s میں جا رہی ہے, شی از کرینکی, وہ رو رہی ہے, شی از ٹیئرفل, اس کو اپنے ایموشنز سمجھ نہیں آ رہے. ابھی میاں کے ساتھ خوش ہے, کھانا پکا رہی ہے, اور اس کے ساتھ 2 منٹ بعد وہ لڑ رہی ہے, جھگڑ رہی ہے, کسی بچے کی پھینٹی کر رہی ہے, اس کی شامت آ گئی. اس کے بعد وہ سو نہیں سکتی, جب سوئے گی نہیں تو اسٹریسفل ہوگی, صبح کام کیسے کرے گی, بچوں کو سنبھالنا ہے, اسکول بھیجنا ہے, نوکروں سے بات کرنی ہے, خادموں سے بات کرنی ہے, گھر کے کام کرنے ہیں, بچوں کے کام کرنے ہیں, اس کو نیند نہیں آ رہی, آپ کو اسٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن ہو رہا ہے, رات کو آپ کو ہاٹ فلیشز آ رہے ہیں, کبھی گرمی, آپ بار بار کہہ رہے ہو کہ مجھے جو ہے وہ اے سی چلاؤ, پنکھے چلاؤ. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب اتنی کرینکینس ہوگی اور اتنا عورت کا موڈ خراب ہے, انسٹیبل ہوا ہے, اور گھر میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ عورت ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہے, بچوں کی بھی شامت ہے, اور ایسے میں خواتین اپنے دوستوں سے بھی لڑ پڑتی ہیں. بالکل, ان کو نہیں سمجھ آتی, دوستیاں بھی خراب کر لیتی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لائک اے ویری لو ٹالرنس ٹو اینی تھنگ. یس, اور ان کے پاس پیشنس نہیں ہوتا, منٹ میں جو ہے وہ تباہی پھیر دیتی ہیں ہر چیز کی. اچھا یو برنگ اٹ آن, میں تمہیں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے. اپنے ایموشنس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. اس کے بعد فرگیٹفلنس, جیسے میں نے آپ کو بتایا, پھر ان کی سیکشل لائف بہت ڈسٹرب ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے ہسبینڈ کی لائف بھی ڈسٹرب ہوگی. آپ کو بار بار یورین کے انفیکشن ہوں گے, باتھ روم جانا پڑے گا, چھینکیں گے تو آپ کا پیشاب نکل آ جاتا ہے, یو کینٹ ایون ایکسرسائز, اتنے ایشوز ہو جائیں گے آپ کو. آپ مجھے بتاؤ کہ ایسے میں مسل فٹیگنس, بیک ایک ہو رہی ہے ہر وقت, برا بند کرو تو آپ کا شولڈر فریز ہو جاتا ہے, مائیگرینز جو ہیں وہ آپ کو ہو رہے ہیں, سر میں درد. ایسے میں آپ نے کیا ریلیشن شپ نبھانی ہے. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی میں آپ کو بتاتی ہوں, آئرش ہاسپٹل میں ہوئی تھی, نرسز اینڈ ڈاکٹرس کے اوپر, ورکنگ ویمن. ان کے ادر انہوں نے دیکھا کہ جتنی بھی پیری مینوپاز اور مینوپاز کی عورتیں تھیں, جب ان سے پتہ کیا تو ان کی پروڈکٹیوٹی, ان کی کریئر ڈیولپمنٹ, اس میں انہوں نے دیکھا کہ 40 to 50% جو پیری مینوپاز میں عورتیں تھیں وہ کہتی تھیں کہ جی ہمیں فٹیگ ہے, جس کی وجہ سے ہم کام نہیں کر سکتے. 47% کہتی تھیں کہ ہم فرگیٹفل ہیں, ہمیں یاد ہی نہیں رہتا میٹنگ ہم نے کون سی کرنی تھی, اینڈ دا تھنگز وچ وی وانٹیڈ ٹو ڈسکس ادھر جا کے بھول گئے. اس کے بعد 18% سک لیو لیتی تھیں کیونکہ طبیعت خراب ہوتی تھی. تو جب آپ ایک بزنس ورلڈ میں کمپیٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ تو جینڈر کاؤنٹ نہیں کرتا کہ عورت ہیں یا مرد ہیں, آپ کی پروڈکٹیوٹی کاؤنٹ کرتی ہے, ریزلٹس کام کرتی ہے, آپ جو ریزلٹس دے رہے ہو, کام کر رہے ہو, ہاؤ کین یو کمپیٹ. اب ایسے میں اگر آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, آپ کی اتنا کام کرتے ہو اور پروموشن نہیں ہوتی, ڈیموشن ہوگی. اب اگر آپ بزنس ورلڈ میں ہو, پروفیشنل ورلڈ میں ہو, اور یو آر گوئنگ تھرو دس, یا گھر میں ہو, وہاں پہ بھی ریلیشن شپ خراب, آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ خراب ہوں گے تو پورا گھر خراب, آپ کے سوشل ریلیشن شپ, اگین دوستیاں خراب ہو جائیں گی. تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ سارا جو ہے یہ ڈومینوز افیکٹ ہے, ایک چیز خراب ہے اس طرح گرتی جائے گی, پوری عمارت گر جائے گی, اس کی فاؤنڈیشن آپ ٹھیک نہیں کر رہے. اگر صرف آپ یہ نالج دے دو کہ دس از وٹ یو آر گوئنگ تھرو, اس کا ڈائگنوسس دے دو, ڈائگنوسس کے بعد اس کو ٹریٹمنٹ دے دو. میرے پاس لائرز, اٹرنیز, ڈاکٹر ساری آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ ہم وہ ہیں ہی نہیں جو پہلے تھے, ہمارا برین اتنا شارپ تھا, وی ور لائک گریٹ تھنکرز, ہم سب کچھ کر سکتے تھے, ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے تھے, اب تو ہم سے ایک چیز پہ فوکس نہیں ہوتا. اس کے علاوہ یہ جب آپ کی ساری چیزیں افیکٹ ہوں گی تو آپ مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے. ڈائگنوسس کرنا ہے, ٹریٹمنٹ دینا ہے. ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ سمپل بائیو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی جو آپ نے آپٹیمائز کرنی ہے. دے کم بیک, دے آر سو گریٹفل, ان کی زندگی بدل جاتی ہے. اور وہ آ کے کہتی ہیں کہ ناؤ وی آر بیک وچ وی ور لائک ان 40s and 30s اینڈ وی آر گریٹ, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنا زبردست رزلٹ اگر آپ کو کسی چیز کا آ رہا ہے اور آپ کی لائف چینجنگ ہے یہ جو بائیو آئیڈینٹیکل ہے, تو آپ نے کیوں نہیں لینا, اور اپنے ملک میں کیوں نہیں عورتوں کو اویئر کرنا اور اس چیز کو کیوں نہیں بنانا. لیکن یہاں پہ نہیں ہے یہ, اور اگین جو مل رہے ہیں
उनसे कोई थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है? जी, मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस करने वाली हूँ एंड दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू वर्क विद द वुमेन एंड आई एम गोइंग टू मॉनिटर देम, क्योंकि जब कोई आप चीज़ स्टार्ट करते हो उसका इनसाइड आउट आपको पता होना चाहिए। यू आर डूइंग अ स्टडी हियर, जी। जो कि आज तक कभी नहीं हुई। नहीं, स्टडी अब हम रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड जो है यहाँ पे अवाम भी नहीं है, लेकिन मैं उसको मॉनिटर करके देखूंगी हाउ आर दे डूइंग विद द सिम्टम्स, जब तक कि इंशाल्लाह विद माय वर्क हियर बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी थ्रू अ डिफरेंट राउट नहीं आ जाती, तब तक इंशाल्लाह मैं देखूंगी कि लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, उसके ब्लड लेवल्स चेक करके और सारा कुछ। तो बिकॉज इट इज कांस्टेंट चेकिंग एंड टेस्टिंग एंड गोइंग बैक टू योर डॉक्टर। हमारे लिए भी तो इफ़त बहुत मसला है ना कि लोगों को ओवर द काउंटर चीज़ें मिल जाती हैं जो बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के वो ले लेते हैं और वो समझते हैं कि बस अच्छा ओवर द काउंटर स्किन केयर प्रोडक्ट ज़रूर उसके ऊपर बात करेंगे हम, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये ओवर द काउंटर नहीं होनी चाहिए, ये है ओवर द काउंटर। आई मीन एनीवन कैन गो कि मुझे ये गोलियां दे दो, आप जाके वो जाके ले सकते हो, आप जाके ये कह दो कि मुझे ये दे दो, वो आपको दे देंगे, यू डोंट इवन नीड अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ये एक वाहिद चीज़ है जिसके लिए लोग नहीं जाते होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। वो सिर्फ लकीली नहीं जाते वो सिर्फ नींद की दवाइयों के लिए जाते हैं, मसल रिलैक्सिंग के लिए, और ये दे दो और पेन किलर्स दे दो, स्ट्रॉन्ग दे दो, इवन के टीके। आई मीन आई हैव सीन सो मेनी वुमेन जब उनको बहुत दर्द होती है तो वो दर्द के टीके बुला के लगवा रही होती हैं। अब आप बायो आइडेंटिकल की बात करो कि लेनी कब है, भाई मैं तो कहती हूँ अर्लियर द बेटर, क्योंकि आपने वो डिले करनी उन चेंजेस को ना, और फिर रोकनी कब है। अब जो पहले गाइडलाइंस थी वो कहते शॉर्ट टाइम में लेके जिस ऑप्टिमाइजेशन की हम बात कर रहे थे बस ख़त्म कर दो। अब तो नई गाइडलाइन जो बायो आइडेंटिकल की है, आप इसको मॉनिटर करते रहो और देखते रहो कि योर पेशेंट इज़ डूइंग वेल, लाइफ टाइम लें, जब तक आप जिंदा हैं आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ हैविंग गुड इफेक्ट ऑन योर बॉडी, आपके पूरे ऑर्गन्स को नॉर्मलाइज कर रहा है, तो व्हाई नॉट, तो रोकने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कोई ऐसे खाने, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अगर नहीं मिल रहा यार तो ऑप्टिमाइज कर सकें हार्मोन्स को? देखें, हमेशा जो होता है 4-5 चीज़ें तो मस्ट है ना, उसके बगैर ज़िंदगी में कोई काम नहीं होता, ठीक है। पहली चीज़ तो ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज करना है, अगर आपका वेट कंट्रोल नहीं है तो बाकी चीज़ें जो हैं आपको वो काम भी इतनी अच्छे तरीके से नहीं, आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है। तो वेट मैनेजमेंट जिसमें एक्सरसाइज आ जाती है, और मैं आई टॉक अबाउट द मसल प्रिजर्वेशन के, बीफ खाओ, रेड मीट खाओ, अपने मसल्स बनाओ ताकि यू कैन एज वेल। अच्छा, उसके साथ स्लीप, अगर आपका स्लीप 8-9 घंटे दबा के आप नहीं सोए, एंड दैट टू इन अ गो, ये नहीं कि टूट के, तो आपने अच्छी तरह, और सर्कैडियन रिदम आपका होना चाहिए, ये नहीं कि सुबह सारा दिन सोए और रात को आप नहीं सोए। अगर आप अच्छी तरह रात को सोते हैं, बिकॉज हम जो है डायरनल हैं, हम जो है नॉक्टर्नल नहीं, यानी कि वो वाले जानवर नहीं है जो रातों में जागते हैं। हमारा एक हम उल्लू नहीं है हमारा वैसे तो काफ़ी लोग उल्लू होते हैं, लेकिन चले जैसे कि हम उल्लू नहीं है। हमें एक वो सर्कैडियन रिदम जो अल्लाह मियाँ ने तरतीब दी है, सनराइज़ को उठो, वो उसमें डिफरेंट वेव लेंथ होती हैं, इंफ्रारेड, रेड विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। जो रात की जब आप सोते हो उससे पहले जो गैजेट्स देख रहे होते हो उसमें ब्लू लाइट होती है जो आपका मेलाटोनिन कम करता है, तो आपकी नींद वैसे ही ख़राब हो जाएगी। खाना जो है आपने 2-3 घंटे पहले खाना है, ये नहीं कि खाया और सो गए, हार्ट बर्न और मसले हो जाएंगे। स्लीप इज़ मस्ट, गुड स्लीप, क्योंकि ये स्ट्रेस को भी सारी चीज़ें कम करेंगी। स्ट्रेस को आपने कम करना है, क्रॉनिक स्ट्रेस इज़ वन थिंग जो कि आपको सबसे ज़्यादा एज करता है। तो ये चीज़ें स्ट्रेस तो डॉक्टर साहब हर एक को है, क्या करें इसका? एक्सरसाइज विल मेक इट बेटर। जी, अगर आप ओवरऑल चीज़ों को ठीक करेंगे तो हम स्ट्रेस के ऊपर भी बात कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल में आपकी डाइट भी आ जाती है। Okay. जो मैं पहले वाला आंसर कह रही थी कि डाइट के अंदर अब जब अगर हम बात करें तो कुछ होते हैं फाइटो एस्ट्रोजन। फाइटो एस्ट्रोजन वो वाले एस्ट्रोजन होते हैं जो आप डाइट से लेते हैं, right. उसमें लेग्यूम्स, लेंटिल्स, चिया सीड, बोरॉन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और ये सारी कुछ जड़ी बूटियाँ, अर्बल सप्लीमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो अर्बल सप्लीमेंट्स होंगे ना, ये जो आप फाइटो एस्ट्रोजन फूड से लेंगे, उसके अंदर जितने मर्जी सीड आप इस्तेमाल कर लें, सब कुछ कर लें, अर्बल सप्लीमेंट्स यूज़ कर लें, कुछ चाइनीज़ भी होती हैं, जिनसेन, डोंकोए वगैरह, सब ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। ठीक है, जब आप 40s में हैं, लेट 40s में, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्रैंकीनेस हो रही है, तो ये आप इस्तेमाल करें, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें इस्तेमाल करके आप हार्ट डिजीज़ कम कर लेंगे, आपको ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर 65 या 70 में जाके नहीं होगा, आपका मेमोरी लॉस नहीं होगा, आपको अल्जाइमर डिजीज़ या डिमेंशिया नहीं होगा, आपको ये तमाम डिजीज़ जो बुढ़ापे की हैं
وہ نہیں ہوں گی تو یو آر ایبسلیوٹلی رانگ. اور اگر آپ کو کوئی ڈاکٹرز یا اربل ہومیوپیتھی یا کوئی بھی بندہ آپ کو یہ بتا رہا ہے تو دس از اگینسٹ سائنس. ایویڈنس بیسڈ سائنس کی اگر آپ بات کریں تو صرف اور صرف وہ چیز آپ کو کام کرے گی جو کہ یوتھ کے اندر آپ کے ڈی این اے کے ڈیمیج کو ریپیئر کر رہی تھی, اور وہ کیا تھا, ایسٹروڈائل, جو آپ کے ہارمونس پیدا کر رہی تھی اووریز, جو آپ کو ان تمام چیزوں سے پروٹیکٹ کر رہا تھا. اور وہی جو نیورو پروٹیکٹیو تھا, آپ کے برین کو پروٹیکٹ کر رہا تھا, آپ کی بون کو اور ہارٹ کی ہیلتھ کو اور آپ کے گٹ کی ہیلتھ کو پروٹیکٹ کر رہا تھا. ایسٹروڈائول نہیں ہوگا, آپ فوڈ اور سپلیمنٹ سے چھوٹے ٹرم کے لیے چھوٹے سمٹمس کنٹرول کر سکتے ہیں. ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ایج ان یور 60s اینڈ 70s, وہ آپ کے لیے کوئی بھی فوڈ کر لو, کوئی بھی ایکسرسائز کر لو, سپلیمنٹ ہوگا وہ. اس لیے دیز تھنگز آر ایکسرسائز نہیں کہتے, جس طرح ہم نے کپڑے پہن کے اوپر جولری پہن لی تو یہ جولری ہو سکتی ہے کہ آپ تھوڑا سا بہتر لگ سکتے ہو, لیکن آپ کو کپڑے پہننے پڑیں گے وچ از بائیو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. تو دس از اے مسٹ کہ اگر آپ یہ سپلیمنٹس لے بھی رہے ہو اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہو تو اس کے ساتھ آپ نے یہ بائیو آئیڈینٹیکل ضرور لینا ہے اف یو آر تھنکنگ آف یور فیوچر 20 years from now. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب میری ایک بہت چھوٹی عمر میں میری ایک فرینڈ تھی, ہر اووری سڈنلی اسٹاپ ورکنگ, مطلب وہ میرے خیال سے ارلی 30s میں تھی. اینڈ پھر ایسے جن کی اگر اووری نہیں آپ کا کام کر رہی اور آپ کا وہ ہارمونس نہیں بنا رہی, تو اس دیر میں نے سنا ہے کہ باڈی میں اور بھی آرگنس ہیں جو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ اس کے دو آنسر بنتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کی اووریز نے خود کام کرنا بند کر دیا 40 سال سے پہلے, دیٹ از کالڈ پریمیچور اویرین فیلئر, اٹس اے ڈیزیز. اوکے, اب یہ نارمل مینوپاز نہیں ہے, اس اے پریمیچور مینوپاز. جو چیزوں اور جو سمٹمز آپ کو آنے تھے 50 سال میں, اب آپ کو 30 سال میں آنا شروع ہو گئے. آپ خود اندازہ کریں کہ اس عورت کا جو 30 سال میں سمٹمز آ رہے, 50 سال میں اس کے وہ حالات ہوں گے جو کہ آپ کے 70 سال میں جا کے ہونے تھے. oh my God. تو ایبسلیوٹلی اس بندی کو جا کے ڈاکٹر سے بائیو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ارلیسٹ پاسبل اسٹارٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ سمٹمس کو کنٹرول کر سکے. اپنے تھائرائڈ یہ سارے فنکشنز تو کروانے ہی پڑیں گے. جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو ہیڈ ٹو ٹو سارا کچھ چیک کر لے گا, کیونکہ آٹو امیون ریزن ہو سکتی ہے کوئی کہ آپ کی اپنی امیونٹی آپ کے اگینسٹ ہو گئی تھی کہ آپ کی اووریز نے کیوں بند کر دیا کام. کیونکہ نارمل بندے میں تو اووریز کام نہیں کرتی نا بند, کوئی وجہ ہے, تو اس کی انڈر لائن ریزن دیکھ لیں, تھائرائڈ یا آٹو امیون ڈیزیز, اور پھر بائیو آئیڈینٹیکل میں اسٹارٹ کر دیں. اب اگر آپ کو یہ کوئی کہہ رہا ہے, چاہے وہ پری میچور مینوپاز ہے یا ریگولر مینوپاز ہے جو 50s میں جا کے آپ کو ہوا ہے, اور آپ کا جو ہے صرف فائٹو ایسٹروجن پلانٹ سے لے لو, یا اگر آپ صرف فوڈ سے لے لو اور ایکسرسائز کر کے آپ تگڑے اور جوان رہ سکتے ہو, تو اور ایڈرینل گلینڈ آپ کا بیک اپ ہے. ایڈرینل گلینڈ ہوتا ہے جو گردوں کے اوپر ایک چھوٹا سا گلینڈ ہوتا ہے. تو آپ کو سائنس سمجھنی پڑے گی کہ ایڈرینل گلینڈ آپ کا کافی چیزوں کے اندر بیک اپ ہوتا ہے, لیکن ایسٹروڈائول کے اندر نہیں ہوتا, کیونکہ جو ایسٹروجن ہوتا ہے اس کی ڈفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اس عورت کو ایسٹروجن دینا ہے, پروجسٹرون دینا ہے, تو جو ایسٹروجن ہوتا ہے وہ ایک فیملی آف گروپ ہے. جس طرح وائٹامن بی ہوتا ہے, B1, B2, B3, B12, پھر اینڈ میں ہم بی کمپلیکس ہی کھا لیں, کمپلیکس کہہ دیتے ہیں ہم. وائٹامن بی کھا رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ B1 ہے, تھیامین ہے, B12 ہے, رائبوفلین, اتنے سارے نام ہیں ان کے. تو اسی طرح جو ایسٹروجن جب ہم کہتے ہیں تو اس کی فیملی ہوتی ہے. اب اس کے اندر مین جو آپ 3 کہہ لو, ویسے 4 کافی زیادہ ہیں, لیکن جو مین ہوتے ہیں اس میں ایسٹراڈائول, جس کو ہم E2 کہتے ہیں, جو کہ مین آپ کی اووریز پیدا کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک جو آپ کے پلیسنٹا پیدا کر رہا ہوتا ہے ایسٹریول, اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے ایسٹرون. ایسٹرون جو ہوتا ہے وہ E1 ہوتا ہے. اوکے. جو مین بائیو آئیڈینٹیکل کنسیڈر ہوتا ہے جو آپ کی اووریز پیدا کرتی ہیں, اور جب ہم بات کرتے ہیں بائیو آئیڈینٹیکل کی تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں E2 جو کہ ایسٹراڈائول ہے, جو کہ آپ کی اووریز ہی پیدا کرتی ہے, اور یہی بائیو آئیڈینٹیکل ہے. اب اگر آپ کا اووریز نے بنانا بند کر دیا, انڈے ختم ہو گئے, ایج ہو گئی آپ کی, آپ کا جو سگنل بھیج بھی رہا ہے برین آپ کو, FSH, LH, سارے میڈیکل ٹرمنالوجی ہوگی, آپ کے جو ہے وہ نہیں پیدا ہوں گے کیونکہ انڈے نہیں ہیں وہاں پہ. اچھا, اب جو ہے آپ کا جو ایڈرینل گلینڈ ہوگا اس کو بھی تو کام کرنا ہے بیچارے کو, وہاں پہ بھی ہارمونس پیدا ہو رہے ہیں اور فیمیل ہارمونس پیدا ہو رہے ہیں. وہاں پہ ایسٹراڈائول نہیں پیدا ہوتا, وہاں پہ پیدا ہوتا ہے E1 which is called ایسٹرون. اب لوگ کوئی اگر یہ کہہ دیں کہ ایسٹروجن پیدا ہو رہا ہے تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ایسٹروجن تو ہو رہا ہے, ٹائپ از ڈفرنٹ. what kind of ایسٹروجن, کیونکہ ایسٹرون جو ہوتا ہے وہ پرو انفلیمیٹوری ہوتا ہے. ایسٹرون جو ہوتا ہے وہ آپ کی انفلیمیشن کرتا ہے, وہ آپ کا اینٹی انفلیمیٹوری نہیں ہوتا. جو اینٹی انفلیمیٹوری ہوتا ہے, جو اووریز پیدا کری ہوتی ہے, ایسٹراڈائول ہوتا ہے. تو اب آپ کے جب ایسٹرون پیدا ہوگا اور مینوپوزل عورتوں کے اندر
अगर रिप्रोडक्टिव एज है, यंग लड़की है, उसके अंदर कौन सा एस्ट्रोजन है? एस्ट्राडायोल। मेनोपॉज के अंदर क्या होता है कि जो आपका मेन एस्ट्रोजन अब एड्रिनल ग्लैंड पैदा कर रहा है और आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो होता है इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करने वाला, जिसे हम कहते हैं प्रो इन्फ्लेमेटोरी एस्ट्रॉन। तो उसका काम क्या है बॉडी में वैसे? एस्ट्रॉन के भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो बैलेंस ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रॉन, एस्ट्राडायोल होता है, जब आप यंगर होते हैं तो बैलेंस्ड रहता है। जब एस्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा करना शुरू कर देता है। जिस तरह से एस्ट्रियोल जो होता है वो इम्यूनिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं। प्रेग्नेंट औरत के अंदर जो एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको हम एस्ट्रियोल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इम्यूनिटी के उसको रेगुलेट करता है। आपके अंदर एक एलियन बच्चा पैदा हो रहा है ना, अगर आपके अपने ही सेल को वो अपने सेल समझता है, इम्यूनिटी ज़रा डाउन हुई होती है, अगर आपको लगे जिस तरह कोई वायरस आ जाता है तो आपकी बॉडी अटैक करना शुरू कर देती है, आपके मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, वो कहते हैं जी बाहर से किसी ने अटैक कर दिया है, बॉडी जो है आपका डिफेंस सिस्टम कट हो जाए, इसको इम्यूनिटी कहते हैं। बिल्कुल। इस तरह ही जब बच्चा अंदर होता है, अगर इस तरह ही वो बच्चे को रिजेक्ट कर दे तो औरत प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मिसकैरेज हो जाता है। एस्ट्रियोल का भी ये काम होता है कि इम्यूनिटी को वो कंट्रोल में रखता है ताकि वो जो आपके अंदर बच्चा पैदा हो रहा है उसको अब एलियन मत समझे। तो ये एस्ट्रियोल का काम होता है, इम्यूनिटी को रेगुलेट करना व्हेन यू आर प्रेग्नेंट। तो एस्ट्रॉन, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रियोल तो खैर प्रेगनेंसी में होता है, ये बैलेंस कायम दायम रखते हैं। लेकिन ये इन्फ्लेमेशन ज़्यादा करते हैं जो एस्ट्रॉन होता है, बिकॉज के आपका एस्ट्राडायोल खत्म हो गया, वो वरना बैलेंस रहता। अब जो है एस्ट्राडायोल ख़त्म हो गया, एस्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो अब तो आप ऑलरेडी मेनोपॉज में जा रहे हैं। और ये वही वाला एस्ट्रॉन होता है जो कि आपके ब्रेस्ट के अल्फा, ये ना जिस्म के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं मैं करती, लेकिन अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। आपके गट के ऊपर भी होते हैं, आपके ब्रेस्ट के ऊपर भी होते हैं, आपके बोन्स के ऊपर, हेड टू टो, ब्रेन, हर जगह आपके अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। जो एस्ट्रॉन होता है वो आपके काम कर रहा होता है अल्फा रिसेप्टर्स पे, जो एस्ट्राडायोल होता है वो बीटा रिसेप्टर्स पे भी और अल्फा रिसेप्टर्स पे भी, डिपेंडिंग ऑन द रेशियो के कहाँ पे कितना काम करना है। अब अगर आपके जो एस्ट्रॉन होता है वो आपके ब्रेस्ट के ऊपर रिसेप्टर्स में प्रेजेंट होता है और ये प्रो इन्फ्लेमेटोरी होता है, जिसकी वजह से जब औरतों को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो हम उन्हें कहते हैं कि एस्ट्रोजन वाली थेरेपी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी जो हार्मोन रिप्लेसमेंट हो या जिसके अंदर एस्ट्रोजन प्रेजेंट हो, क्योंकि वो जाके आपके अल्फा रिसेप्टर्स पे काम करेगी और उसको मल्टीप्लाई करेगी। तो या फिर आपने ऐसे उनको टमॉक्सिफेन, लेट्रल और ऐसी चीज़ों पे डाल देते हैं जो कि एंटी एस्ट्रोजन होते हैं, क्योंकि आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे एस्ट्रॉन काम कर रहा होता है। और अब वैसे जो है ये इन्फ्लेमेटोरी नहीं होता, लेकिन इस हालत में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इसको बैलेंस नहीं कर रहा। सो अगेन दैट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, और वो यही है कि रेगुलर आपकी प्रोडक्शन जो है इम्बैलेंस हो गई जी। और इस तरह ही लोग कहते हैं कि ये जो है ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा अगर हम हार्मोन्स लेंगे। नहीं, जो आप एस्ट्राडायोल ले रहे हो वो उसके रिसेप्टर्स वहाँ पे नहीं है। जो एस्ट्रॉन होता है वो आपको ग्रोथ करता है। अगर कोई ऑलरेडी आपके ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी ग्रोथ कर सकता है, लेकिन बाहर से जो हार्मोन्स होते हैं आप ले रहे होते हैं बायोइडेंटिकल, ये पैदा नहीं करता ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन अगर पहले से कोई ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट है तो कोई छुपा हुआ ब्रेस्ट कैंसर था तो उसको ये एक्सेलरेट कर सकता है, क्योंकि एस्ट्रोजन ओवरऑल जो होता है वो ग्रोथ करता है हर चीज़ की। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा है और उसका सब कुछ ऑब्वियसली निकाल भी देते हैं, उसकी ओवरीज भी या यूट्रस भी फॉर दैट मैटर, तो वो बेचारा फिर कभी भी अपने हार्मोन सीख नहीं कर सकता। इफ़त में अभी चूँकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ली है, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल न्यू फील्ड है एंड सो मेनी डॉक्टर्स आर गेटिंग ट्रेंड इवन इन अमेरिका। अगर आप किसी ट्रेडिशनल गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं और आपके वो भी यही कहेंगे कि अच्छा ठीक है सिंथेटिक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले लें, छोटे टाइम के लिए ले लें। जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली हुई, दैट्स व्हाट दे आर गोना टेल यू। अब जो ट्रेनिंग हो रही है उसके लिए आपको कॉन्फ्रेंसेस पे जाना पड़ता है, अपना ऑफिस बंद करना पड़ता है, यू आर गोना लूज टन्स ऑफ मनी। तो मैं बहुत ज़्यादा, और मेरा पैशन भी है एंड आई वांटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस इन पाकिस्तान। अभी मैं गई हुई थी कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ पे यही बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था कि एविडेंस बेस्ड साइंस होती है, दे टॉक अबाउट द रिसर्च, दे टॉक अबाउट ऑल दीज बिग नेम्स एंड डॉक्टर्स वहाँ के इकट्ठे होते हैं सारे बिग इंस्टीट्यूशंस के, हार्वर्ड के, येल के एंड ऑल दैट, दे सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट इट। तो उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स खुद से ऐसे थे जिनको ब्रेस्ट कैंसर की पर्सनल हिस्ट्री थी, ठीक है, बट दे वर इन रिमिशन, उनका ख़त्म हो गया हुआ था, दे वर ट्रीटेड एंड दे वर 10 years आउट।
اگر وہ 10 سال پہلے ان کو ہوا تھا اور اب بالکل کلین تھے اینڈ ڈپینڈنگ آن دا ٹائپ, تو وہ انہوں نے انکالوجسٹ جو کینسر ڈاکٹر ہوتا ہے اور اپنا ڈاکٹر جو آپٹیمائزیشن کا ڈاکٹر ہوتا ہے گائنکالوجسٹ, ایز اے ٹیم ورک دے ور ٹیکنگ دا بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. لیکن ان کو 10 سال سے پرانا جو تھا بریسٹ کینسر تھا, اگر وہ کنٹینیوسلی 10-15 سال پہلے ریمیشن میں رہے ہیں, ویری کلوزلی مانیٹرڈ بائی اے ٹیم جس میں انکالوجسٹ بھی تھا اور آپٹیمائزیشن والا ڈاکٹر جو کہ ایکسپرٹ ہے. اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پہ تو بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی نہیں, یہاں پہ بریسٹ کینسر کا جو انکالوجسٹ ہے اس کو کیا پتا بایو آئیڈینٹیکل کا اگر یہاں پہ ہے نہیں, اور جو ٹریڈیشنل گائنکالوجسٹ ہے اس کو نہیں پتا. تو اب اگر کسی کو پرسنل ہسٹری آف بریسٹ کینسر رہی ہے, پاکستان کی بات کر رہی ہوں, تو پھر آئی وڈ بی ویری ہیزیٹنٹ کہ میں اسے کہوں کہ چلے 10 سال بھی ہو گئے ہیں تو ڈونٹ ڈو اٹ, کیونکہ پتہ نہیں ہے یہاں پہ. ورنہ امریکہ کے اندر اب خود جو ڈاکٹرس تھے دے ور ٹیکنگ اٹ بیکاز دے آر بینگ مانیٹرڈ ایز ویل. تو آپ لے سکتے ہو, لیکن اگین ہسٹری پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹیم ورک کون سا ہے, ڈاکٹر کون سا ہے, اس کو مانیٹر کرنا آنا چاہیے. So lot of studies are needed, still needed, and lot of awareness. بایو آئیڈینٹیکل ہی آ جائے تو بڑی بات ہے. اس کے بعد ہم ٹیسٹ کی آ جائیں. میں بریسٹ کینسر والوں کو پتہ ہے عفت, میں یہ کہتی ہوں کیونکہ سیکشل لائف بہت ڈسٹرب ہوتی ہے بیکاز دے آر ینگر نا. اب آپ مجھے بتاؤ جو 30-40 کی لڑکی ہے اس نے کوئی ہارمونس تو نہیں لیے تھے, اس نے کوئی بایو آئیڈینٹیکل تو نہیں لی تھی کہ آپ کہہ دو کہ اس کی وجہ سے آپ کو کینسر ہو گیا. اس کو تو یہ جو کیمیکل, پیسٹیسائڈ, جینیٹکس, سارا جو آپ کے اور امبیلنس ان دیز 3 ایسٹروجن ٹائپس. اور لیکن جو آپ کا نارمل جب آپ ینگر ہے تب تو یہ ان کا بھی امبیلنس نہیں ہوا ہوا. ان کا امبیلنس تبھی ہوگا وین یو آر لائک ڈوئنگ سم تھنگ ود یور لائف اسٹائل, کہ آپ کا کیمیکلس, ٹاکسنس جو آپ کھا رہے ہو, پی رہے ہو, ایئر کے اندر سب ایوری تھنگ جو آپ پلاسٹک لیتے ہو اس کے اندر بھی بی پی اے, بسفینول اے جو کہ کارسینوجینک ہے, جو کہ کینسر کر رہا ہے. یہ تمام لوگوں نے کوئی بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی نہیں لی. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے تو ان کو بریسٹ کینسر نہیں ہوا, لیکن جب ان کا ٹریٹمنٹ ہوگا تو ینگر ایج میں, اولڈر ایج میں بھی, لائک ڈپینڈنگ ہاؤ ایکٹیو یو آر, ان کا سیکشل لائف کتنی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے, ان کو کتنے ہاٹ فلیشز ہوں گے. اب اگر آپ امریکہ میں ہوں گے تو نان ہارمونل ویوزا کے نام سے آتی ہے, وہ بھی آپ چھوڑ دو کیونکہ آپ کہو گے جی آپ ڈاکٹر امریکہ کے ہو تو آپ وہاں یہاں پہ نہیں, یہاں کی بات کریں. تو یہاں پہ میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ کریم ہوتی ہے DHEA کے نام سے. اوکے. وہ ٹیبلٹس جو ہوتی ہیں وہ جا کے ڈائریکٹلی آپ کے ایسٹروجن ریسیپٹرس پہ کام نہیں کرتی. اوکے. وہ اگر آپ ویجنل یوز کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کا جو ہے سیکشول ڈیزائر اور آپ کی جو سیکشول وہاں تھننس ہو جاتی ہے نا ویجائنا کے اندر, اور آپ کو ود ایج تو بہت ہے, یا اور پھر جو ڈرائنس جس کو ایٹروفی کیا کہتے ہیں, ایٹروفی جو ایٹروفی ہو جاتی ہے, آپ کی میوکوزا تھن ہو جاتی ہے. اور اگر کینسر والے لوگوں نے تو کیمو تھراپی لی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو اور افیکٹ, تو وہ DHE کے سپلیمنٹس یوز کر سکتے ہیں وچ از پریٹی سیف. یہاں ملتے ہیں؟ جی یہاں پہ ملتے ہیں, اگر 2 نمبر نہیں ہے تو امیزون پہ ملتے ہیں اور اوور دا کاؤنٹر بھی ملتے ہیں. بس دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ جو دے رہے ہیں اس کے اندر وہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو ہم 2 مین ہارمونس کی بات کر رہے ہیں. میں ایک دفعہ صرف ایک بات کر دوں, وہ آپ نے میرے سے کویشچن کیا تھا ایڈرینل بیک گراؤنڈ, تو اس کا شارٹ کٹ یہ ہوگا, ایڈرینل گلینڈ جو ہے وہ آپ کا ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی بایو آئیڈینٹیکل کا بیک اپ نہیں ہے. آپ کو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ, کیونکہ بہت یہاں پہ تو آپ اٹ پٹو تو ایک نکل آتا ہے نیوٹریشنسٹ اور وہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا بیک اپ پلان بنایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے, سائنس دی ہے, اقرا کہا ہے, پڑھنے کے لیے کہا ہے, اور اللہ میاں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنی ترقی آپ حاصل کریں گے آپ جا کے وہ سیکھیں, سمجھیں, دوسروں کو سکھائیں, سمجھائیں. ہمارا ریلیجن اور انسانی جسم, اس کی صحت, اس کا دماغ ایک ایسی چیز ہے کہ پلیز اپنے تئیں لوگوں کو مشورے مت دیں. آپ یہ بتائیں کہ پہلے آپ کے پاس پلین نہیں تھے, جی, پھر جہاز آ گیا, ٹھیک ہے, آپ جہاز میں حج کرنے جاتے تھے تو آپ جاتے تھے, پہلے تو پیدل جاتے تھے, اس طرح ہی جائیں نا, آپ پلین میں بیٹھ کے نہ جائیں یا فون بھی نہ یوز کریں. آپ کے بچے نہیں پیدا ہوتے, آپ کہتے ہیں جی کہ آپ IVF کروائیں گے, تو آپ IVF کیوں کروا رہے ہیں؟ آپ پھر کہیں جی اللہ نے, کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرانا, دیٹس ویری مچ انڈرسٹینڈیبل, اٹس آل اپ ٹو یو. لیکن یہ کہ آپ اس چیز کو, یہ رسک ہے کسی کی جان سے کہ آپ اپنے تئیں ٹوٹکے بتا رہے ہیں اور غلط انفارمیشن دے رہے ہیں. میں بہت پسند کرتی ہوں ٹوٹکے, جس طرح اسٹریس کے لیے اشواگنڈا میں یوز کرتی ہوں, اور میں کہتی ہوں دیٹ از ناٹ اگین اے ٹوٹکا, دیٹس اے پروون تھنگ. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں میں خود تو ٹوٹکے نہیں بنا سکتی, تو مجھے پہلے پڑھنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے سائنس کون سی ہے, ڈز اٹ ورک, یہ سیف ہے. دیکھیں اسکن بہتر کرنے کے لیے ٹوٹکے آپ کر سکتے ہو, کاؤنٹر چیزیں جو ہوتی ہیں, لیکن آپ کی مینٹل ہیلتھ, آپ کی فزیکل ہیلتھ جس پہ ڈپینڈ کرتی ہے,
प्लीज साइंस को सुन और एविडेंस बेस्ड साइंस। Evidence based अभी मैं science. कुछ और लोग भी देख रही थी, चूँकि अब मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मुझे देखना पड़ता है, जो पहले मेरे पास टाइम नहीं होता था, आई हैव टू डू रिसर्च कि कौन क्या कर रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स की बात कर रही होती हूँ, मेरे बच्चे जो हैं जाके अमेज़ॉन से घर में रोज़ पैकेज आया होता है, और वो कोई टिकटॉकर, कोई इन्फ्लुएंसर, मामा दिस इज़ न्यू, दिस इज़ दैट। बच्चों को पता है आजकल कि कौन सा सन ब्लॉक है, कौन सी, एंड आई टॉक अबाउट द ओवर द काउंटर। और बड़े मज़े की बात यह है कि अमेरिका के अंदर मैं एक्नी ट्रीट करती हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट। स्ट्रेच मार्क हम देख रहे होते हैं, हमारे पास औरतें आती हैं, दाग धब्बे छाइयाँ हो जाते हैं, मलेज़मा हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। मुझे लगता है कि जब चीज़ मेरी एक्सपर्टीज से बाहर है या कोई स्किन डिजीज़ है, तो मैं उनको रेफर आउट करती हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट को, हु इज़ अ स्किन डॉक्टर। बिल्कुल। तो वी वर्क एज अ टीम, और वो भी बड़े खुश होते हैं। अगर मुझे लगे कि एज ए लाइफ कोच मेरे इसको मेडिसिन चाहिए, तो आई डोंट राइट प्रिस्क्रिप्शंस और एनीथिंग, मैं साइकाइट्रिस्ट को भेज देती हूँ। वो तो अगर उनको लगे कि कोई गायनी का इशू है, कोई हार्मोनल एक्नी चल रहा है, स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन देना है, बर्थ कंट्रोल या कोई ऐसी चीज़ देनी है, वो मेरे पास भेज देते हैं। तो बैक एंड फोर्थ रिफरल चलता है। यहाँ पे आके जो मैंने मेन चीज़ देखी है ना, डॉक्टर्स डोंट वर्क एज अ टीम। ये मुझे नहीं समझ आया कि क्या इशू है। वो लेग पुल करते हैं बजाय इसके कि कोई अवेयरनेस दे रहा है या कहीं। नहीं यार, वो बात पागल है वो। आई मीन मैंने देखा डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को पागल कह रहे हो। हम तो एक दूसरे को रिफर करते हैं, एक दूसरे को टीम वर्क करते हैं कि ये पेशेंट का हमने देखना है कि उसका वेलबींग क्या है ना, उसको अगर मैं नहीं हेल्प कर पा रहा तो कोई और करेगा। और उसके साथ इस तरह अगर मुझे लगे कोई हर्बल मेडिसिन वाला बंदा है, कोई अच्छा काम कर सकता है, आक्यूपंक्चरिंग कर सकता है, कोई कपिंग भी कर सकता है, वो जो हम ऑफिस में करते हैं, और इतनी ज़्यादा मेडिटेशन और हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं एज ए टीम वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ पेशेंट। मैंने यहाँ पे कुछ ओवर द काउंटर चीज़ों के बारे में बताती हूँ कि भाई ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं, ये नहीं करते। तो कुछ ही अरसे बाद कोई बैकलैश, कोई और डॉक्टर जी कि आप जो है गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप स्किन की बात करें। मैंने कहा भाई मैं स्किन केयर की बात कर रही हूँ जो ओवर द काउंटर बच्चों को पता है। और आप स्किन की बात कर रही हैं तो आपकी अपनी स्किन है, फॉर एग्जाम्पल सबके सामने भी है। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि लोग बड़ा पर्सनल लेते हैं। या और इंस्टेड ऑफ टॉक, मेरी ड्यूटी से ज़्यादा आपकी ड्यूटी बनती है एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट कि आप आके लोगों को बताएं कि ये स्किन केयर ओवर द काउंटर है, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके लिए पैसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर के पास जाके चिट्ठी लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पता नहीं कितनी फ़ीस है, 3000 5000, वही डॉक्टर ने आपको वो बता देना है। ये चीज़ें आप वैसे फ्री में बेचारों को बता दें कि आपने ये स्किन केयर खरीदनी है। हाँ, अगर कोई डिजीज़ है, कोई आपको मसले चल रहे हैं, स्किन कैंसर रूल आउट करना है, कोई बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, हैवी पैम्फिगस वल्गैरिस और पता नहीं क्या क्या, तो वो स्किन डॉक्टर को पता है, आप उसके पास जाओ। लेकिन जो ओवर द काउंटर चीज़ें होती हैं उसके लिए रॉकेट साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत, नॉलेज एंड कॉमन सेंस, एंड यू नीड टू बी अवेयर कि इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, उसके पीछे साइंस क्या है, सो यू कैन बी सेफ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमने एस्ट्रोजन की बात कर ली, प्रोजेस्टेरॉन की बात कर ली, एक तीसरा हार्मोन जो मैंने सुना है ख़वातीन के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना मर्दों के लिए, उसे मर्द का हार्मोन कहा जाता है, दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन। तो वो भी विद मेनोपॉज ऊपर नीचे होता है या ज़्यादा हो जाता है, उसको कैसे बैलेंस करना है, उसकी ज़रूरत भी है या नहीं है? अच्छा, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, वो 25 to 30% आपकी ओवरीज पैदा करी होती है। ठीक है। एस्ट्रोडायोल तो 100% जो होता है ना, वो आपकी ओवरीज पैदा कर रही है, बाहर से नहीं पैदा हो रहा। ठीक है, जो आपकी थोड़ा सा पैदा हो रहा है वो मैंने आपको एस्ट्रोन बताया था एड्रिनल वगैरह से, लेकिन जो ओवरीज पैदा कर रही हैं टेस्टोस्टेरोन 30%, जो एड्रिनल ग्लैंड है वो पैदा कर रहा होता है आपके टेस्टोस्टेरोन वगैरह। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड उसका बैकअप है सारा। ओके। और वो बैकअप क्या है, वो थ्रू आउट लाइफ पैदा करता रहता है, वो नॉन स्टॉप उसकी जारी रहता है, उसको प्रोडक्शन। और टेस्टोस्टेरोन औरतों के जिस्म में किस के लिए ज़रूरी है? अब वो जो एड्रिनल ग्लैंड पैदा करेगा ना, वो एडिपोज टिश्यू होता है एक फैट, उसके अंदर भी पैदा हो रहा होता है, और एड्रिनल ग्लैंड के लिए तो 75% आप कह लो ये दोनों मिला के वहाँ पैदा हो रहा है, बाकी 20-30% जो है ओवरीज में। ये आपके मसल्स के लिए चाहिए होता है। अगर जिस तरह आदमियों के मसल्स बनते हैं उस तरह ही औरतों के मसल्स प्रेजर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन के लिए चाहिए होता है, अगर आप मोटिवेट, आपका दिल काम नहीं करता, फटीग हो जाती है, आपको थकन हो जाती है, और ये तमाम सिम्टम जो मिलते जुलते मेनोपॉज के हैं वो आपको आना शुरू हो जाते हैं। आपको हर वक्त लगता है कि आपका मूड सही नहीं है, मूड स्विंग्स भी इससे भी रिलेटेड होता है, आपका फटीग, हर चीज़ जो आपको मेनोपॉज में हो रही है टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से भी हो सकती है। Okay. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्सुअल डिज़ायर की कमी हो जाती है। अगर आपका
टेस्टोस्टेरोन कम हो, तो ये लिबिडो जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। तो मेनोपॉज के बाद 30-40% तो कम हो गया। अब वो कम हो गया, लेकिन आपका बाकी पैदा हो रहा है, तो अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब भी कोई औरत मेरे पास आती है फॉर सेक्सुअल डिज़ायर, तो हम उनको राइट अवे कभी टेस्टोस्टेरोन पे नहीं डालते। ओके। क्योंकि आपका फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन हमेशा बायोआइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। आप उनको देते हो और 4 महीने कहते हो इस्तेमाल करो, 4 महीने के बाद वापस आओ एंड देन टेल मी कि हाउ यू आर फीलिंग इट। 90% औरतें कहती हैं कि वी आर फीलिंग द सेम, जो कि हम पहले फील करते थे, अब हमें कोई इशू नहीं रहा, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि वो पहले कैसे फील करते थे। हाँ। औरतों की सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है उसके लेवल बहुत फ़र्क होते हैं। कुछ वैसे ही एग्रेसिव होती हैं, दे want to have fun, they want to enjoy. Yeah, they are women who are very active and very active. Yeah. अच्छा, मैं हमेशा औरतों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि ये जो लेवल्स होते हैं ना आपके, ये आपको 30s में चेक करा लेने चाहिए। पता है किस लिए? अगर आप फर्टिलिटी का इशू नहीं, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक रेगुलर विजिट, ये प्राइमरी केयर का फ़र्ज़ है, लेकिन प्राइमरी केयर भी ट्रेंड नहीं हुए हुए, रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट भी ट्रेन हुए हुए। मैं बिलीव करती हूँ अब आफ्टर ऑल दिस ट्रेनिंग जो मैंने ऐड की है अपनी, आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ वर्किंग एंड प्रैक्टिसिंग, कि हाउ कैन वी हेल्प विमेन देयर वेलबींग ओवरऑल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल, हर चीज़ के लिए। तो ये भी मकसद था लाइफ कोच बनने का कि हम कैसे हेल्प करें अपनी औरतों की। खाली एक नुस्खा लिख दिया, घर गए 2 महीने का और फिर 4 महीने बाद वापस आ गए, और फिर वही चीज़ चलती रहेगी, हमें तो पैसे मिलते रहेंगे लेकिन औरत बेचारी का नुकसान हो जाएगा। कोई And again, these testings are so expensive. I mean, there should be a hospital in every city जहाँ पे वो सिर्फ औरतों के इस मसाइल के लिए कि उन टेस्ट रेगुलर हों, उनके उनको बताया जाए, उन्हें ट्रेन किया जाए, उन्हें बायो आइडेंटिकल दिया जाए। अगर आप पता 30 में आपका टेस्टोस्टेरोन के लेवल चेक किए, अब आपका लेवल ही जो है वो 30s में था और आपका 20s में रहता था, दैट्स नॉर्मल यू ना, तो आप जवानी में भी ऐसे ही थे। अब अगर आप मेनोपॉज में जाके कहो कि जी मुझे कोई फ़र्क पड़ गया है, और बंदा डॉक्टर यानी कि उसको टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट्स दे और सप्लीमेंट दे के उसके लेवल हाई करता जाए टू मेक इट टू द लेवल जो कि उसके जवानी का था, उस लेवल तक आपके पास कोई है ही नहीं कंपैरिजन, तो आप हो सकता है कि उसको ओवरडोज कर दें। ओवरडोज ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज़ वेरी बैड फॉर विमेन। वो आपने उसको मर्द तो नहीं बनाना ना, क्योंकि मसल मास, आपके मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके अगर बहुत ओवरडोज कर दिए तो फेशियल हेयर आ जाएंगे, आपकी आवाज़ बदल जाएगी, आपकी एक्नी आना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्रीजी हो जाएगी। सो इन PCOS में बच्चियों का टेस्टोस्टेरोन ही ज़्यादा होता है, इसलिए ये सारा कुछ उनके फेशियल हेयर और मोटापा। बहुत कॉम्प्लेक्स पोजीशन है ये जो PCOS के ऊपर मैं बात करती हूँ बहुत ज़्यादा। टेस्टोस्टेरोन के लेवल हाई हो जाते हैं, क्योंकि होता ये है कि टेस्टोस्टेरोन ओवरीज़ के अंदर होता है। ठीक है। ओवरीज़ ने वहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एरोमेटेज, उसने जाके टेस्टोस्टेरोन को चेंज करना होता है एस्ट्राडायोल में। दिस इज़ ये बेसिक साइंस है उसकी। अब कॉज तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जब माँ के पेट के अंदर बच्चा बन रहा होता है, तो अगर माँ का एक्सपोजर हुआ है कुछ ऐसे टॉक्सिन से, पेस्टिसाइड से, कोई ऐसी क्रीमों से, कोई ऐसी जो चीज़ें खा रही है वो प्लास्टिक से, BPA से, ये सारे जो आप एयर में पोल्यूशन है सारा कुछ, तो अब न्यू रिसर्च जो है वो स्टिल वर्किंग ऑन इट, इज़ नॉट द प्रूवन फैक्ट, बट दे आर सेइंग कि वो जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो मैल फंक्शन हो जाते हैं। उसके साथ जब जो PCOS के पेशेंट होते हैं उसके अंदर ये जो एरोमेटेज एंजाइम होता है ये भी मैल फंक्शनिंग हो जाती है। So it doesn't change into तो वो estrogen. टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट नहीं होगा एस्ट्रोजन विच इज़ एस्ट्राडायोल। तो अब जब वो नहीं चेंज होगा तो ब्रेन जो है उसको तो नहीं पता, ब्रेन कहेगा अपना LH and FSH भेजेगा जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं कि और पैदा करो, क्यों नहीं पैदा कर रहे, तो उसकी वजह से ये होगा कि जो वहाँ पे तो एंजाइम काम नहीं कर रहा, एंजाइम ने तो ब्लॉक किया हुआ है, वो मैल फंक्शनिंग है उसकी, और रिसेप्टर्स की भी मैल फंक्शनिंग हो रही है। तो अब क्या होगा कि वो टेस्टोस्टेरोन और पैदा होता जाएगा, और सिग्नल की वजह से, और जो टेस्टोस्टेरोन है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा तो टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादती हो जाएगी। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि पुराने ज़माने में अगर देखा जाए तो एक मिनिमल जो एक बहुत लो टाइप्स होती हैं PCOS की, जो एक नॉर्मल मिनिमल सी टाइप होती है ना, लो वाली, थोड़ा सा माइल्ड PCOS वो कंसिडर नॉर्मल होता था। वो आपको टेस्टोस्टेरोन जब देता था तो औरतों के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होती थी, मसल्स होते थे, दे वर स्ट्रॉन्गर वीमेन, दे वर लीडर्स ऑफ द ट्राइब। तो ये अगर आप हिस्ट्री चेक करें तो जो थोड़ा सा माइल्ड PCOS होता है वो बेनिफिशियल होता है। Okay. वो आपको पहले ज़माने में 10-15 बच्चे पैदा करने की बजाय सिर्फ 3-4 पैदा होते थे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ PCOS।
PCOS फर्टिलिटी होता है उसको कम करता है, उसके इश्यूज़ को इंक्रीज़ कर देता है. तो अगर पहले ज़माने में आपने 10-15 बच्चे पैदा करने थे तो अब आप सिर्फ 2-3 कर सकेंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ PCOS. तो माइल्ड PCOS जो है वो आपके फेवर में जा रहा था. ठीक है. अभी आपने ओलंपिक्स देखा तो ओलंपिक्स में भी एक खातून what was that? वो खातून थी, उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कर रहे थे और वो कह रहे थे कि नहीं ये तो ट्रांसजेंडर होगी. मतलब how sad is that? जी. तो मुझे लगता है कि अब अगर उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई थे तो इसी तरह अगर आप एथलीट्स को चेक करें उनके टेस्टोस्टेरोन मेरे ख्याल सबके ज़्यादा होंगे, थोड़े से हाई होंगे, हाँ. विच इज़ अ माइल्डर फॉर्म ऑफ द PCOS. PCOS. तो जब आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल सर्टेन तरीके से हेल्प करता है. लेकिन अगर आप बच्चे बहुत ज़्यादा बनाने हैं, आपका जो फर्टिलिटी, आपके इश्यूज डेवलप हो जाएंगे सारे, उसकी वजह से अगर अग्रेसिव फॉर्म ऑफ PCOS हो जाएगी जिसके अंदर आपका वेट भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, 20% लीन्स तरफ होते हैं, मल्टीपल टाइप्स होती हैं PCOS की, तो उसकी वजह से अगर एक्सेसिव अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा तो इशू हो जाएगा. लेकिन थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन जो है आपको काफ़ी हेल्प करता है, इट मेक्स यू अ लीडर. तो इसमें इतनी लड़कियों को घबराने की ज़रूरत नहीं होती. बट व्हेन इट बिकम्स एबनॉर्मल, बिकॉज बच्चियों का कॉन्फिडेंस बड़ा कम हो जाता है ना, बिकॉज मैं देखती हूँ दाढ़ी की तरह फेशियल और गंदे से दाने, जिस्म फूला हुआ, साफ पता चलता है कि इनके हार्मोन्स का कोई मसला है, PCOS है इन्हें. सो हाउ टू हैंडल दैट? पता है क्या, विद ऑल माई अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग सो मैनी ईयर्स, अगर पहले जब ट्रेडिशनल गायनेकोलॉजी के तौर पे मैं भी काम कर रही थी एंड द पीपल एंड माई कॉलीग्स एंड एवरीवेयर इन USA, तो हम क्या करते जी, आपको बर्थ कंट्रोल दे देते थे. बर्थ कंट्रोल सिंथेटिक है अगैन, जो कि इन्फ्लेमेशन भी करता है. अब अगर कोई लड़की आई, उसके पीरियड नहीं हो रहे और 6-7 महीने नहीं हुए एंड यू वांट टू ब्रिंग द पीरियड, तो आप हार्मोन दे के पीरियड ले आते हो और फिर कहते हो कि अच्छा वर्क ऑन द रेस्ट ऑफ द स्टफ. लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बर्थ कंट्रोल दे दोगे तो इट्स जस्ट लाइक कि आपने जो गर्द है वो कारपेट के नीचे घुसा दी और वो आपको पीरियड आएंगे तो बच्ची समझेगी मैं नॉर्मल हो गई हूँ. आपने कारपेट ऊपर से उठाया, नीचे गर्द बैठी हुई है, यू डोंट ट्रीट द प्रॉब्लम, यू जस्ट वर हाइडिंग इट. तो इसकी वजह से बर्थ कंट्रोल देना कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका. द ओनली ट्रीटमेंट यू कैन हेल्प, क्योंकि अगर आपके रिसेप्टर्स का इशू चल रहा था, जेनेटिक कंपोजिशन, जिस तरह मैंने आपको पीछे साइंस बताई, तो आप सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हो. लाइफस्टाइल के अंदर मैं लड़कियों को कहती हूँ एब्सोल्युटली अपना सर्कैडियन रिदम जो है, सोने का टाइम, नींद बिल्कुल सही कर ले. आपने रात को जल्दी सोना है और खाना जो है आपने टाइम पे खाना. ठीक है. अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अंदर से अपनी अननोन कॉज जो है, जिसका पता ही नहीं है, जो अभी तक PCOS का अभी तक नहीं हमें वजह अभी वो यही कह रहे हैं कि माँ के पेट के अंदर रिसेप्टर्स का अगर हो गया था, या अब अगर जो केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स की वजह से आपका सारा चल रहा है, तो आपने अपनी सफाई अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन खुद ही करनी है. ठीक है. उसके साथ फूड जो है उसके अंदर बेतहाशा आपने सब्जियाँ खानी है, हर रंग की सब्जी, अदरक, प्याज, चुकंदर से लेके कैबेज से लेके ग्रीन फ्लावर, जितनी भी आपकी ग्रीन सब्जियां आती हैं, क्रूसीफेरस, सब आपने रेड भी खानी है, पर्पल भी खानी है, सारी सतरंगी सब्जियां. फाइबर ऐड करना है अपनी जिस्म के अंदर. और फाइबर आपने ये वेजिटेबल के थ्रू ऐड करना है. उनके छिलके भी खाने हैं. और जूस बना के खा लेते हैं, छिलके बाहर फेंक देते हैं, जूस में कैलोरीज आ जाती है, एग्जैक्टली, शुगर भी आ जाती है. और नो शुगर, नो वाइट स्टफ, नो ब्रेड, नो कार्बोहाइड्रेट्स, जो उसको मिनिमल करें, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट में करें, कि यू स्टिल आर ग्रोइंग फेस, तो आपको थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होता है, ये नहीं कि जिस्म से निकाल के फेंक दें. एवरीथिंग इन पोर्शन एंड बैलेंस्ड. उसके साथ अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है. आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है. एक्सरसाइज विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ PCOS. साल लग जाता है इन चीज़ों में. पहले हम मेटफॉर्मिन भी देते थे क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी इससे अब ये नहीं पता उसकी वजह से ये या उसकी वजह ये. इंसुलिन रेजिस्टेंस में जो पहले मेटफॉर्मिन देते थे, अगर आपका हीमोग्लोबिन A1C जो है बहुत हाई है, तो आपको जो है डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ का भी इफेक्ट हो जाता है. मेटफॉर्मिन भी अब जो सारी स्टडीज़ दिखा रहे हैं कि वो एंडोक्राइन डिसरप्टर है. तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत हाई लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन A1C और कंट्रोल नहीं हो रहा शुगर वगैरह, तो फिर तो मेटफॉर्मिन ठीक है, वेट भी थोड़ा कम करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करेगा. बट द बेटर ऑप्शन इज़ द वेट मैनेजमेंट. स्लीप को सही करें, स्ट्रेस को ख़त्म करें. उसके साथ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हर्बल सप्लीमेंट्स, बर्बरीन होती है. सो बर्बरीन इज नेचुरल ओज़ेम्पिक. अगर आप ओज़ेम्पिक लेंगे तो आपका 2-3 महीने में 20 पाउंड भी कम हो सकता है. जो बर्बरीन है वो इस तरह से काम नहीं करता. इस स्लो एक्टिंग, इस सप्लीमेंट, हर्बल सप्लीमेंट. तो आप 4-5 महीने में कोई 5-6 पाउंड कम होगा, बिकॉज इट्स नॉट गोना बी वर्किंग लाइक ओज़ेम्पिक, बट इट्स समथिंग सिमिलर, कि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम लाएगा, शुगर के लेवल को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, काफ़ी ज़्यादा आपके फैट जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और फैट लॉस को हेल्प करेगा. सो इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन. इट्स
PCOS के पेशेंट्स को और सारे लोग इस्तेमाल कर सकते लाइक हैं। मुझे ज़रूरत है उसकी? जो ब्लड थिनर्स पे हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर कोई ब्लड थिनर या आप कोई एंटी एपिलेप्टिक और ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं तो वो उसके साथ जाके इंटरेक्ट कर सकता है। उसके अलावा सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको ये होता है जी हमारे पेट के आसपास जो है चर्बी आ गई है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिर्फ 4 महीने का कोर्स कर लें एंड दैट्स इनफ। ये आपका कोई ऑन गोइंग सप्लीमेंट नहीं है, सिर्फ 4 महीने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंट्रोल हो गया, सप्लीमेंट हो गया एंड यू फील गुड अबाउट इट। क्योंकि Ozempic जो है वो आपका मसल मास भी कर सकता है। अगर आप बहुत रैपिडली वेट लॉस करेंगे तो आपका खाली फैट लॉस नहीं होता, मसल मास लूज हो रहा होता है। इसलिए वो लोग जो इंजेक्शंस की हेल्प लेते हैं फॉर वेट लॉस, वैसे तो डायबिटिक लोग इस्तेमाल करते हैं प्री डायबिटिक, लेकिन लेट्स सी कि वो कहते हैं जी हमने वजन नहीं कम हो रहा, बहुत मोटे हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ अच्छा ठीक है कर लो, क्योंकि ओबेसिटी इटसेल्फ इज़ अ डिजीज़, तो अगर आपको हेल्प होती है तो व्हाई नॉट। लेकिन फिर उसमें मैं उन्हें कहती हूँ कि मसल, क्योंकि रैपिड वेट लॉस हो रहा है तो मसल लॉस हो जाएगा, वेट ट्रेनिंग करें, वज़न उठाएं, स्क्वाट्स करें ताकि टांगों के मसल्स बने, और उसके साथ जो है आपने रेड मीट खाना है, अपना छोटा छोटा पोर्शन में खाते रहें, क्योंकि दिल भी नहीं करता ना खाने को, क्योंकि मैंने सुना इट्स हंगर सप्रेसेंट करेगा, और मोटिलिटी जो स्टमक की जो फूड निकल रही है उसकी रफ्तार को कम करेगा, तो आपको हर वक्त फीलिंग होगी कि I'm full। तो इसकी वजह से लेकिन फिर थोड़ा मीट खाना शुरू कर दें ताकि मसल आपका लूज ना हो। बर्बरीन का ये मसला नहीं है, बर्बरीन के अदर मसले हैं कि वो इंटरेक्ट ना कर दे किसी और ब्लड थिनर वगैरह से। 4 महीने का कोर्स है, आप ले सकते हो। इस गुड मैं PCOS के पेशेंट को मेटफॉर्मिन की बजाय बर्बरीन दे देती हूँ। अच्छा, डॉक्टर सिंक्लेयर का आपको भी पता होगा, पर वो तो ये कहते हैं कि मेटफॉर्मिन तो लॉन्जेविटी की दवाई है, आप रोज खाएं। बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। उन्होंने तो NMN के प्रोडक्ट्स, रेस्वेरिट्रॉल के प्रोडक्ट्स, और अगर आप उनके कंपैटिटर्स देखें, और लॉन्जिविटी के सिम्पोजियम होते हैं अमेरिका के अंदर, ग्लोबल हर जगह कहीं ना कहीं हर साल, कभी पेरिस में कभी कहीं, तो मैं 1-2 दफ़ा उधर गई हूँ, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है इन चीज़ों का, और लाइक फॉर माई ओन प्रोफेशन एंड फॉर माई नॉलेज से मैं जाके अटेंड करती हूँ। तो ही इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। अब अगर मेटफॉर्मिन आप ले रहे हो तो येस इट डज हेल्प प्री डायबिटीज़ एंड डायबिटीज़ के अंदर। PCOS का पेशेंट का मसला ये होता है कि आई वांट देम टू स्टे मोर नेचुरल, क्लोजर, क्योंकि और केमिकल्स ना डालें, अंदर मत जाएं। लेकिन जो डायबिटिक हैं या अदर पर्पसेस के लिए हैं, वो मैं उन्हें कहती हूँ कि यस व्हाई नॉट, इट वर्क्स। अब इंजेक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं आप। मेटफॉर्मिन वो कहते हैं जी मेरा रूटीन है। NMN और रेस्वेरिट्रॉल तो मैं खुद भी लेती हूँ और आपने मुझे भी दी है और मैं भी रेगुलरली ले रही हूँ। NMN और रेस्वेरिट्रॉल फिर उन लोगों के लिए है जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। दीज आर वेरी प्रीटी एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स, ये बेसिक सप्लीमेंट्स नहीं है। लेकिन वही बात है ना, अगर आप 15,000 का लॉन का जोड़ा भी तो लेते हैं, ना लें और ये 2 डब्बियाँ ले लें। NMN करता क्या है? NMN जो है वो प्रिकर्सर होता है NAD का। इजी लैंग्वेज में ये मतलब हुआ कि जब आप एज करते हो तो आपका DNA डैमेज स्टार्ट हो जाता है, आपकी जीन्स होती हैं, और जीन्स तो ये सेल्यूलर लेवल पे आपको हील करते हैं। सर्टुइन्स की जीन्स होती हैं, जो बुढ़ापे की जीन्स होती हैं, उनके अंदर जाके जो एनर्जी पैदा हो रही होती है, DNA का डैमेज हो रहा होता है, वहाँ पे जाके ये रेगुलेट करता है NAD को। और जो NAD की कमी हो जाती है एज की वजह से, तब आप NAD दे दो उसको। NAD कैसे दिया जा सकता है? फूड के ज़रिए दिया जा सकता है, एक्सरसाइज के ज़रिए दिया जा सकता है, और फिर NMN के ज़रिए दिया जा सकता है। NMN जो है उसका प्रिकर्सर है। कहने का मतलब है कि जब आप वो खाओगे तो प्रोड्यूस होगा NAD पैदा होगा। हेल्प करने का नहीं, हेल्प नहीं, मैं आई एम अ लर्नर। पैदा करने को वो पैदा करेगा जाके। तो NAD के जो सप्लीमेंट्स हैं वो आप NMN ले सकते हैं। अब NMN मैं लेती हूँ सुबह योगर्ट में मिला के। रेस्वेरिट्रॉल जो है पॉलीफिनॉल है, एंटीऑक्सीडेंट है, मैं तो वो गोली खा लेती हूँ, मैं वो योगर्ट में पाउडर्स के फॉर्म में लेती हूँ। तो इसके अलावा जो है देयर मेनी सप्लीमेंट्स जो कि ज़्यादा रिसर्च है जिनके पीछे। तो लॉन्जेविटी की भी आप ऑब्वियसली आपका वो भी मैंने पढ़ा है कि इतना माशाल्लाह पढ़ा है। लास्ट टाइम आपने ख़वातीन के लिए बड़े अच्छे वाइटामिन्स ज़रूरी बताए थे, लेकिन रोज़ साइंस में कुछ ना कुछ आता है, तो एनीथिंग न्यू? अब ये जो NMN और ये चीज़ें हैं ना, ये कंट्रोवर्शियल हैं थोड़ी सी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, मैं तो इसलिए ले लेती हूँ कि कल 20 साल बाद मुझे पता चला कि आई मिस्ड ऑन समथिंग। मैं ज़्यादा तरोताज़ा जवान रह सकती थी, और हाँ मैंने NMN नहीं लिया तो साइड इफेक्ट कोई नहीं है, और फिर यू कैन अफोर्ड तो आप कहते हो चलो ले लो, है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये देखो कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक डेटा नहीं है प्रूवन, लेकिन जो बाकी चीज़ें जिनके अंदर प्रूवन फैक्ट एविडेंस बेस्ड साइंस है कि ये चीज़ें लेनी चाहिए, वो ओमेगा 3 है।
ओमेगा 3 जो होता है DHA, EPA और ALA ये प्रिकर्सर्स होते हैं। तो जो ओमेगा 3 है वो आप फिश ऑयल से भी ले सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि फिश ऑयल की आप क्वांटिटी देख लो, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। तो अगर आप फिश ऑयल किसी अच्छी क्वालिटी का नहीं लोगे तो आपको फ़ायदा कोई नहीं होना। तो ओमेगा 3 लेते हुए हमेशा देख लें कि ओमेगा 3 के अंदर EPA और DHA की जो है वो कितनी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? ये मेरा ख्याल है 1000 लिखा होता है यूजली, 1000 IU, हाँ। वो विटामिन D3 होता है। ओके, ये जो ओके। होता है 1000 इसका EPA, 1000 लिखा होता है DHA और 7 ALA यूजली प्लांट बेस्ड होता है, वो प्लांट से आप हासिल करते हैं, वो इतना अच्छा नहीं होता। तो ये चीज़ें अगर आप मछली खाते हैं ना तो मछलियों से भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे लोग बहुत ज़्यादा मछली नहीं खाते और आप गर्मी इतनी है और यहाँ उसके पे। अलावा आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग अगर आपको ये कहते हैं कि आप डाइट से, सप्लीमेंट से चीज़ें हासिल कर सकते हैं, और जो पुरानी सोच है आप नहीं हासिल कर सकते। इसलिए नहीं हासिल कर सकते कि अगर आपने मैग्नीशियम लेना है तो आपको 60 अंडे खाने पड़ेंगे मैग्नीशियम की एक डेली डोज के लिए। तो क्या आप 60 अंडे खाएंगे? तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट ना। और अगर ये सब बैलेंस चीजें आपने लेनी है तो आप सारा दिन खाते ही रहोगे। फिर आप मुझे बताएं, फिर आप हुंजा में जाके रहना शुरू करते हैं, कद्दू में रहना शुरू कर दें, जहाँ आपका बागीचा हो, जहाँ आपकी अपनी सब्जियां हों, आप पहाड़ चढ़े हैं, जानवर चराएं, और फिर वो आप जब ऊपर नीचे कितने फिट होते हैं, लेकिन उनको फिर वो ऑक्सीजन की और दूसरे स्किन डिजीजेस के मसले स्टार्ट हो जाते हैं। एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी नेचुरल। आपको इन यहाँ पे सिटीज में रहते हुए आपका जो लाइफस्टाइल है, आप 60 अंडे नहीं खा सकते, यू नीड सप्लीमेंट्स। सो अगेन एक ओमेगा 3 हो गया, ठीक है। ओमेगा 3 ने स्टडीज़ ने शो किया कि 27 ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट, मरने का जो रीज़न है वो कम हो जाएगा अगर आप ओमेगा 3 लेंगे रेगुलरली। जी, और ओमेगा 3 जो है वो कार्डिक रिदमियास को बचाता है, आपकी हार्ट डिजीज़ को बचाता है। तो इसकी वजह से जो आपको जवानी में हार्ट अटैक हो जाते हैं वो होना बंद हो जाएंगे। तो एवरीबडी, बच्चों को भी उनकी अपनी डोज आती है, मुझे पीडियाट्रिशियन डोज का नहीं पता, लेकिन उनको भी और उसके साथ एडल्ट जिस भी एज के उनको ओमेगा 3 लेना चाहिए। साइंस है इसके पीछे। उसके बाद विटामिन D3 विद K2 लेना चाहिए। बिल्कुल। K2 जो है वो उसकी टॉक्सिसिटी नहीं होने देगा और D3 को काम करने के लिए हेल्प करेगा ताकि जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बाहर ना फिरे, आर्टरीज में ना जाए, बोन्स के अंदर रहे। तो K2 उसकी हेल्प करेगा। और K2 हमेशा MK7 लें, MK4 ना लें, क्योंकि MK7 जो होता है उसकी बायोअवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये चीज़ें इंग्रेडिएंट खरीदते हुए आप देख लें कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर आपको एक चीज़ में D3 और K2 नहीं मिलता तो आप सेपरेटली भी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके साथ आपने मैग्नीशियम इज मस्ट। मैग्नीशियम की 70% डेफिशिएंसी होती है। अगर आप ब्लड वर्क जाके करवाओगे भी तो ब्लड के अंदर आपको मैग्नीशियम के लेवल नॉर्मल नजर आएंगे, क्योंकि वो आप बोन से ले रहे हो। और वो कितनी लेनी है डॉक्टर साहब? क्योंकि मैंने जब शुरू की तो मैं 2-3 गोलियां ले रही थी उसकी, मेरा ना स्टमक अपसेट हो रहा था। सो अब आपने जो मुझे दिए थियोनेट, तो वो मैं एक ही ले रही हूँ, इज इट ओके? अच्छा, अब देखिए, जब भी आप कोई चीज़ लेते हो ना तो सप्लीमेंट जो होते हैं ना, इनकी रेगुलेशन कोई ये FDA अप्रूव नहीं होते। ठीक है। ये सप्लीमेंट्स जितने भी होते हैं ना, ये सारे फॉर्मुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उन्होंने बनाए होते हैं। और फिर आपने देखना होता है कि कौन सी कंपनी के बने हुए हैं। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कौन सी कंपनी नहीं, आई तो गॉट देम फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम USA ना लिया। तो आपने उसके अंदर देखना है GMO सर्टिफाइड हो, बुलान चीज़ें हों, अच्छी चीज़ें हों, और उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन लिखा होता है कि डिपेंडिंग कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है। अब अगर आप रेगुलर डोज ले रहे हो मैग्नीशियम की तो आपने 350 से लेके 450 लेनी है। लेकिन अब आप कौन सी टाइप ले रहे हो, फार्मूला कैसा है, उसके ऊपर लिखा होता है 2 सर्विंग टाइप 2 कैप्सूल, सर्विंग टाइप 3 so you should follow that, you should follow that, क्योंकि फार्मूले के ऊपर आ जाता है। लेकिन वो क्लोज टू दैट जो गाइडलाइंस होती हैं, ये 300 to 450 के अंदर अंदर रेंज होगी उसकी। अब ये भी होता है कि थ्रियोनेट इज़ द ओनली मैग्नीशियम जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्वसनेस और इन चीज़ों के लिए हेल्प करेगा। जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट होता है वो नींद के लिए कहते हैं, अच्छा, स्लीप के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपकी फटीग के लिए, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, अगर आपकी टांगों में दर्द वगैरह होती है, रेस्टलेसनेस होती है, उसके लिए बेहतर होता है। अगर आपको हार्ट बर्न है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो सिट्रेट ऑक्साइड, हाँ। और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो मैग्नीशियम सिट्रेट इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको एक चीज़ नहीं है और 2 मैग्नीशियम ले लें। तो ग्लाइसिनेट आप रात को ले लें और जो थ्रियोनेट है वो आप सुबह ले लें। यूजली ये दोनों मिलते जुलते होते हैं और इनका सिमिलर एक्शन होता है। तो आपको दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से एक ले लें। लेकिन जो बाकी आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह का मसला है उसके लिए फिर आप ऐड कर सकते हो कोई। मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं, मेरा तो टमी लूज हो जाता है। टमी लूज हो जाता है। यू माइट बी वेरी सेंसिटिव टू द सप्लीमेंट्स ना।
Not really, I've been taking them since ever, लेकिन ये मैग्नीशियम जो मैंने ज़्यादा की है ना उसकी वजह से, वो उसकी वजह कोई भी चीज़ नहीं ऐड करो तो यू नेवर नो हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड. तो मैं हमेशा कहती हूँ लिसन टू योर बॉडी, डोंट लिसन टू द लैब्स, डोंट लुक एट द लैब्स, लिसन, ट्रीट द पेशेंट नॉट द लैब्स. मुझे बड़ी देर बाद पता चला डॉक्टर साहिबा ये मैं कभी किसी डॉक्टर को दिखा रही हूँ किसी को कि क्या मसला है, इट्स बिन अ ईयर और मेरा स्टमक नहीं ठीक हो रहा. एंड सडनली वन डे मैं कोई लेक्चर ही सुन रही थी कि वो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की जब बात हुई, मैंने कहा ये तो नहीं हो रहा कहीं मुझे. आई स्टॉप्ड एंड आई वाज फाइन. एब्सोल्युटली. अच्छा, फिर ये तो आपको हमने बता दिया मैग्नीशियम, ओमेगा 3 विटामिन डी विद K7 K2. अच्छा, अब वो MK7 उसकी टाइप होती है. Okay. अच्छा, अब आपने दो चीज़ें ज़रूर लेनी है, एंड CoQ10 एंड उसके साथ आपने क्रिएटिन लेना शुरू करते हैं. अच्छा, ये जो क्रिएटिन फॉर जोड़ों के लिए, अच्छा क्रिएटिन जो होता है ना, ये लोग बॉडी बिल्डर्स या जो जिम में काम कर रहे होते हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं मसल्स बनाने के लिए. लेकिन क्रिएटिन के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि ऑल वीमेन एंड मेन शुड बी यूजिंग इट, क्योंकि ये आपको स्पेशली अगर आप एल्डरली हैं, आप 50 प्लस हैं तो मैं एल्डरली हूँ. अच्छा नहीं, वो 70 प्लस वाले नहीं एब्सोल्युटली आई एडमिट 50 प्लस हैं, आप यंग हैं, और अगर 70 हैं, आप एल्डरली हैं, तो आपको क्रिएटिन इस्तेमाल करना चाहिए. आपके मसल को प्रिजर्व करेगा, मसल मास को स्ट्रेंथ करेगा, आपकी फटीग एंड एग्जॉशन को ख़त्म करेगा, आपकी जो ना ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी पैदा करता है ATP, तो उसको इंक्रीज़ करेगा. तो क्रिएटिन इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग. हर इंसान को क्रिएटिन इस्तेमाल करना चाहिए. परफेक्ट. CoQ10 भी यही सिमिलर काम करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है. CoQ10 आपके बहुत ज़्यादा ऐसा हेल्पर एंजाइम, कोएंजाइम जिस तरह से होता है, उसको हेल्प करता है जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारा आपके DNA डैमेज को रिपेयर करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, ब्लड प्रेशर को, हर चीज़ के लिए हेल्पफुल होगा. हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, गट के लिए, सब चीज़ों में ये हेल्प करता है. CoQ10 यू शुड बी यूजिंग. ये तो 5 चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए आपको. उसके अलावा मैं हमेशा कहती हूँ छोटे छोटे कोर्सेज करें, क्योंकि यू नॉट टेस्टिंग योर ब्लड. मतलब जिंक का भी 2-3 महीने के लिए ले लिया टू इंक्रीज द इम्यूनिटी, और आपके बालों के लिए अच्छा हो जाता है. नहीं तो पहले जिंक का टेस्ट किया जाए. अगर तो आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं और आपका हर चीज़ नॉर्मल आ रही है, तो फिर तो आपको एक्स्ट्रा और मजीद सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये 5 ले लें. लेकिन सपोज अगर आप नहीं करवा रहे, जिस तरह मैं अब जाके नहीं करवाती ब्लड टेस्टिंग, तो मैं साल में इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए विटामिन C का भी ले लेती हूँ, और साथ जिंक का 2-3 महीने का कोर्स ले लेती हूँ. आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट जिंक, क्योंकि जिंक की ओवर टॉक्सिसिटी हो जाती है. उससे भी आपका जो है कॉपर डिफिशियंसी हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, टेस्ट वगैरह ख़राब हो जाता है, आपकी स्मेल सेंस की स्मेल, GI प्रॉब्लम overdo it. जी. और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो तो फिर भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और GI सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं. मुझे जब से आपने मिनॉक्सिडिल का कहा है, मेरे तो बाल रुक गए हैं. वो रोकेंगी तो फिर गिरना शुरू हो जाएगा. तो मैं नहीं रोकूंगी. कभी नहीं रोकते, इट्स अ कमिटमेंट. स्टेम सेल भी आ गया हुआ है, PRP PRF, बालों में तो पता नहीं क्या क्या आ गया. पर डज इट वर्क? हैव यू सीन इट वर्किंग? स्टेम सेल डज वर्क, क्योंकि स्टेम सेल के पीछे साइंस है. अब कुछ लोगों के लिए काम करता है, कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता है, एंड दैट इज नॉट FDA अप्रूव्ड. मैंने किसी बहुत बड़ी जगह पे सुना कि जी इट इज़ FDA अप्रूव्ड एंड वो कर रहे हैं, तो प्लीज़ करें, ज़रूर करें. लेकिन झूठ ना बोले. झूठ नहीं, मेरा ख्याल है कभी कभी बोलते हुए, पता है क्या इफ़त, मुझे लगता है कि व्हेन यू आर ऑन सोशल मीडिया, आप के पास इतना नॉलेज होता है, यू वांट टू डिलीवर सो मच एंड यू आर प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, आपको होता है दुनिया को, मुझे तो ये लगता है कि इतना पैशनेटली मैं बोल रही होती हूँ, हर चीज़ जो आपके मुंह से निकलती है पीपल टेक इट एज लिटरल, और आपको फिर वो कभी कभी, मैं तो इतनी एडिटिंग भी नहीं करती, मैं एक सिंपल, वो तो हम करते हैं ना. मैं सिंपल सी बंदी हूँ, बाद में इट्स लाइक आई डिडंट मीन दैट. और तो हो सकता है कि FDA अप्रूव्ड कह दिया मुंह से, बट वेरी वेल एजुकेटेड, आई एम रियली इम्प्रेस, मुंह ऐसे ही कह दिया होगा, शी डजंट मीन इट, बट कभी कभी बंदा बोल देता है गलत बात. Okay. अच्छा, तो इसके अलावा स्टेम सेल के बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर आप 3 दिन, इंटरमिटेंट फास्टिंग बड़ी ज़रूरी होती है लाइफ में, सारी मेनोपॉजल औरतों, सारे बंदों, उसका भी फिर डिटेल में बताएं. इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए. क्लिनिकल रिसर्च एंड स्टडीज हैज प्रूवन द फैक्ट कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर 3 डेज करेंगे या मोर देन 24 आवर्स करेंगे, कुछ भी नहीं खाएं पिएंगे, तो आपका जो स्टेम सेल रीजनरेशन हो जाती है, वो दोबारा से कहते हैं सिस्टम ठक करके शुरू होता स्टार्ट है, हो जाता है, आपके स्टेम सेल्स, यानी 24 घंटे पानी भी नहीं पीना. हाँ, स्टेम सेल
प्रॉपर फास्टिंग तो यही है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा पानी, नो कैलोरीज वाली चीज़ें ले लेते हैं, विच इज़ फाइन. लोग कॉफ़ी पी लेते हैं जिसके अंदर, और वो घी वाली चीज़ डाल के भी पी लेते हैं. I mean I do 16 hour वाली. 16-8 अच्छा है, वो तो आपको वैसे भी चलना चाहिए. वी आर नॉट ग्रेजर्स के हम थोड़ा थोड़ा स्नैकिंग करते रहें, जो सबसे बुरी बात है, और पीसीएस पेशेंट के लिए खास तौर पे ये बुरी बात है. तो बीच में मैं उनको भी बताती जा रही हूँ कि, और मेनोपॉजल औरतों के लिए भी, तो आपके जो होते हैं ना पूरा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है. तो आपने 16 में कुछ नहीं खाएं, जो 8 आवर्स हैं उसमें अच्छा बैलेंस्ड प्रोटीन डाइट. ये नहीं कि उसमें आप खाबे खा रहे हैं और वो फिर बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ जो मुझे शौक है, ज़रदा एंड ऑल दैट. लेकिन ये इंटरमीडिएट फास्टिंग डज हेल्प. तो दिस शुड बी अ नॉर्मल पार्ट ऑफ योर एजिंग इफ़ यू वांट टू एज वेल. तो इसके अलावा जो एजिंग की हम बात कर रहे थे, 2 चीज़ें जो कि साइंस ने अप्रूव की हैं, सोना थेरेपी एंड कोल्ड वाटर इमर्जन जो है. उसका बड़ा है यार, मेरे से तो नहीं हो पाएगा ये. मैं तो गर्मियों में भी गीजर चलाती हूँ. साइंटिफिकली अगर आप पूछें कि कितना, तो अगर आप सोना थेरेपी कर रहे हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड, वो तो पाकिस्तान में वैसे ही हो जाती है. इन सोना आपने 3 to 4 सेशंस अगर आप करेंगे हफ्ते में. अब जिम में जाते हैं, वहाँ सोनाज होते हैं, हर बंदे के घर में तो नहीं होता. तो आपने वहाँ पे अगर सोना 3 to 4 वीक्स या 5 दिन करें आप. And how much time in sauna? अच्छा, अब उसमें अगर आप करेंगे, मेरा ख्याल है ये एक डोज है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 मिनट्स. ठीक है, 20 मिनट्स 80 डिग्री सेंटीग्रेड 3 to 4 वीक्स या 3 to 4 टाइम्स अ वीक आप ये करोगे, तो आपकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, एंड आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बाय 5 years इंक्रीज़ हो जाती है. और अगर आप ये करोगे कोल्ड वाटर इमर्शन. अच्छा, हाउ डू डू दैट? अच्छा, उसके अंदर जो है ना, आपने आप कह लो कि 11 मिनट जो है अगर आप करेंगे इन अ वीक. ओके, अब वीक की बात हो रही है, ठीक है. 2 मिनट कर लो. 2 मिनट कर लो, 1 मिनट कर लो, लेकिन पूरे हफ्ते में ब्रेक डाउन कर लो 11 मिनट को, 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसको. तो आप वो आइस डाल सकते हो, कोल्ड शावर ले सकते हो, वो भी आपके डीएनए के जो डैमेज हो रहा है उसको रिपेयर करेगा, इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा. यानी 10 डिग्री टेम्परेचर पे. जी, यानी सर्दियों में जो शावर में पानी आ रहा है उसके नीचे खड़े हो जाओ. हाँ. अच्छा, अब जो कोल्ड वाटर थेरेपी, इमर्जन थेरेपी जिसे कहते हैं, अगर आप जापान में देखें बहुत ज़्यादा लोग जाके डुबकी मार रहे होते हैं आइस वाले वाटर में और समुद्रों में और लेक्स के अंदर. दैट वर्क्स. अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड 11 मिनट्स इन अ वीक एक्सपोजर करेंगे, तो आपकी ये भी मोर्टेलिटी को कॉज करता है, डीएनए डैमेज को रिपेयर करता है, आपकी जो थकन होती है, सोर मसल्स होते हैं और सारा फटीग होती है, इवन आपके लिवर तक को क्लेंस करता है, सब हेल्प करता है. सो दिस इज़ अ मिनिमम डोज. अब वो 10 मिनट जो आपने एक्सपोजर लेना है वो एक ही टाइम पे नहीं ले लेना 10-11 मिनट का, वो आप 1-2 मिनट पूरे, वरना तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा ना. आप 10 मिनट आप ठंडे पानी में बैठेंगे. तो ये जो है ये 2, यानी कि आप अपने टब में बर्फ भर लें और उसमें बैठ जाएं. लोग तो बाकायदा टब खरीद लेते हैं और ये मिलते हैं आपको अमेज़ॉन से, कोल्ड वाटर इमर्शन के मिलते हैं बने बनाए, और उसके अंदर आप बैठ. नहीं, बाजार से मंगाओ बस. बाल्टी ले. अच्छा, अब क्या आप ये दोनों कर सकते हैं? यस, दोनों कर सकते हैं. कुछ लोग जो है पहले हॉट वाटर ले लेते हैं और उसके बाद जाके जो सोना ले लेते हैं और उसके बाद जाके डुबकी मार लेते हैं ठंडे पानी के अंदर. सो इट वर्क्स. आजकल जो मैं देख रही हूँ डॉक्टर शबाना, ख़वातीन में कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता जा रहा है, इवन थिन विमेन लाइक मी. अभी मैंने अपना टेस्ट कराया तो इट्स 248. इसकी क्या रीज़न है? अच्छा, पता है, मैं कोलेस्ट्रॉल जो है ना, मैं उनकी लैब्स वगैरह के ऊपर तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि आप सिर्फ लैब्स के पीछे जाएं. ठीक है, एक तो जेनेटिक होता है आपका कंपोनेंट, जिसमें आपको वाकई ही आपकी फैमिली का जो होता है हाइपरलिपिडीमिया जैसे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें तो आपको बहुत ट्रीट करना चाहिए. कुछ चीज़ें होती हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसका ब्रेक डाउन, एपोलाइपोप्रोटीन्स, और ये सारी एक्सटेंसिव चीज़ें देखनी चाहिए कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो. अगर आपका डॉक्टर आपको स्टैटिन्स पे, सिर्फ आपको जेनेटिक कंपोनेंट नहीं है और हाइपरलिपिडीमिया बहुत ही एक्सटेंसिव नहीं है, स्टैटिन्स पे डाल देते हैं. दैट्स बैड, क्योंकि जो स्टैटिन्स लॉन्ग टर्म आप लेते हैं वो आपके माइल्जियाज और आपके ये मसल डैमेज और ये आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं उसके. शॉर्ट टर्म अगर आपने किसी ने दिया है तो उसको प्लीज़, बिल्कुल हार्ट बर्न की तरह ना, लोग हार्ट बर्न के लिए भी मेडिसिन देकर भूल जाते हैं और सालों लेते रहते हैं, वो भी आपको लॉन्ग टर्म में डैमेज करती हैं ये चीज़ें, क्योंकि आपके जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में बन रहा होता है वो ख़त्म कर देता है. तो जो प्रोटेक्टिव होता है, जो आपके एंजाइम्स प्रोटेक्ट कर होते हैं बैक्टीरिया वगैरह से, आपका वो ख़त्म हो जाता है. इसी तरह अगर आप स्टैटिन्स लॉन्ग टर्म लेंगे तो आपके मसल्स डैमेज होंगे.
اگر کوئی لوگ بیکاز آف سرٹن ریزن ان کا ڈاکٹر اس کو اس پہ سے نہیں اتارا آفٹر ٹاکنگ ٹو دیم, تو پھر آپ ساتھ CoQ10 لے لیں. ٹھیک ہے, CoQ10 ضرور لینا چاہیے اگر آپ لیکن اگر کوئی نیچرلی اس کو زیادہ نہیں ہے, میرا نیچرلی ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ آپ اس کو ٹریٹ کریں ود یور لائف اسٹائل اینڈ ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز اینڈ سلیپ اینڈ اسٹریس ختم ہوگا. یہ ساری چیزیں یعنی گھی نکال دیں, چکنا نکال دیں. پتہ نہیں گھی ایکچولی نا اچھی چیز ہے, ہمیں کولیسٹرول چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جسم کے اندر جتنے ہارمونز بن رہے ہوتے ہیں اس کو کولیسٹرول چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ بالکل ہی فیٹ فری کر دیں گے ہر چیز تو آپ کے جو کولیسٹرول چاہیے وہ نہیں ہوگا ہارمونس کی پروڈکشن اور انزائم کی پروڈکشن کے لیے. تو سرٹن اماؤنٹ میں ایکچولی 1 چمچ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ کافی میں ڈال کے پیو تو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا, کیونکہ آپ کی کافی جو ہے ہارٹ کے لیے بھی اچھی ہے, نیورو پروٹیکٹیو بھی ہے, آپ کو انرجی بھی دے رہی ہے, اور جو گھی ہے وہ بالکل وہ والا نہیں ہے جو آپ کی فیٹ کو یا گلائسیمک انڈیکس کو اور شوگر کو ایک اسپائک دے دے گا, کیونکہ ہر وہ چیز جو شوگر کو اسپائک دیتی ہے نا وہ بری چیز ہوتی ہے. یہ آپ کے گلائسیمک انڈیکس جسے کہتے ہیں اس کو انکریز نہیں کرے گا. تو اس لیے اگر آپ گھی لے بھی رہے ہو نا تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا, کیونکہ کولیسٹرول وہاں سے گڈ والا مل رہا ہے آپ کو جو کہ آپ کے انزائمز اور ہارمونس بنائے گا. اس لیے جو PCOS کی خواتین بھی ہوتی ہیں میں ان کو کہتی ہوں کہ ٹوٹل جو ہے اگر آپ کولیسٹرول نہیں نکال دو جسم کے اندر سے, کاربوہائیڈریٹس ٹوٹل مت نکال دو, کیونکہ آپ ابھی بھی گروئنگ ایج میں ہو, آپ کو سرٹن بیلنسڈ ڈائٹ چاہیے, ہر چیز بیلنس میں اچھی ہے. تو اگر آپ 1 چمچ صبح گھی لوگے تو اٹس ناٹ اے بیڈ. یو نو آئی ایٹ ویری دھیان سے, اور میں سبزیاں کھاتی ہوں, گھی بھی کم, روٹی بھی میں ہول بک ویٹ کی کھاتی ہوں, پھر میرا کیوں ہائی ہے؟ یو تھنک اٹس جینیٹک؟ جینیٹکس بھی ہو سکتا ہے, اور مے بی یو آر ڈوئنگ سم تھنگ جو آپ نے ایکسپلور نہیں کیا ابھی تک, کوئی نہ کوئی چیز آپ کا پورا اسموکنگ کا بھی افیکٹ ہو سکتا ہے, ہر چیز کا انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے, کیونکہ آپ اسموکنگ تو چھوڑ رہی ہوں لیکن ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے. اگر آپ پورا ایک, میں ہمیشہ جس طرح سے کہتی ہوں خواتین کو کہ ڈائری بنانا شروع کر دو, جو چیز ڈالی ہے اپنے منہ کے اندر چلتے پھرتے کچھ آپ کو کبھی کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا. اگر جینیٹک نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا کچھ چل رہا ہے جو کہ یو ڈونٹ نو اینڈ یو جسٹ بائی مسٹیک کچھ کھا لیا یا کچھ ایسے. اگر ایکسرسائز نہیں کر رہے, ویسے تو اگر کوئی ریزن نہ ملے, کچھ بھی نہ ملے تو زیادہ تر جینیٹک کے لیے ہوتا ہے. اینڈ آپ ایکسرسائز اور اس سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی, ایکسرسائز از مسٹ. آپ کو پتہ ہے VO2 جو آپ کا انڈیکس ہوتا ہے وہ آپ کا لانجیوٹی کا سب سے نمبر 1 انڈیکیٹر ہے کہ آپ کتنی لمبی دیر تک کتنی کوالٹی کے ساتھ رہیں گے. VO2 max کیا ہوتا ہے؟ جو آپ ایکسرسائز کرتے ہوئے آکسیجن کو کنزیوم کرتے ہو, اور اس کا ٹیبل ہوتا ہے باقاعدہ. اگر آپ اسپورٹس ڈاکٹر یا کسی ایسے ڈاکٹر جس کے آفس میں VO2 max چیک کرنے والے مشین پڑی ہیں اور اپنا VO2 max چیک کرو, اگر وہ ہائر لیول پہ آ رہا ہے, وہ ایتھلیٹ کا آتا ہے, ہم ایتھلیٹ تو نہیں ہیں, لیکن اگر آپ ایوریج لیول سے اوپر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ باقی لوگوں سے, جو آپ کے کلاس فیلوز اور بہن بھائی سارے, ان سے 5 سال ایکسٹرا زندہ رہیں گے. تو وہ ایک لانجیوٹی کا ایک اچھا انڈیکیٹر ہے. تھینک یو سو مچ, یو ہیو گیون اس سو مچ انفارمیشن. اور کچھ بتانا چاہیں گی ہمیں انہی چیزوں کے بارے میں کہ آئی تھنک وی آر ڈن فار ٹوڈے؟ ہاں, تھوڑی سی میڈیٹیشن, یوگا, اسپرچول ویل بینگ جو ہے نا وہ ایڈ کریں اپنی لائف کے اندر. نہیں, ناؤ یو آر اے لائف کوچ ایز ویل. آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ آپ جانے سے پہلے میرے ساتھ ایک اور پوڈ کاسٹ کریں جہاں ہم زندگی اور بہتر کرنے کے جتنی آپ کی نالج ہے اگر آپ دے سکیں, کیونکہ پاکستان میں تو جو حالات ہیں آپ دیکھ ہی رہی ہیں. نو بڈی از اسٹریس فری ہے, ایوری بڈی, چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ بیچارہ بالکل غریب ہے, درمیان میں, ایوری بڈی از انہیپی, گوئنگ تھرو سو مچ پولیٹیکلی, اکنامکلی. سو اگر وہ بھی آپ کر دیں گی تو بہت احسان مند ہوں گے آپ. ایبسلیوٹلی وڈ لو ٹو. اور میں جانے سے پہلے اپنے آڈینس کو بتاؤں, جہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ مجھے ایک مہربان دوست نے وہاں پہ HRT لکھ کے بھی دی, میرے ٹیسٹ بھی کرائے, دیٹ از ڈاکٹر شوانہ. اور ڈاکٹر شوانہ آپ کے کہنے کے مطابق میں چین اسموکر سے اٹس بین اے منتھ کہ میں اب 3-4 سگریٹس پہ آ گئی ہوں, اور میں پورا یہ منتھ پورا کر کے وہ HRT شروع کروں گی. اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر مائی جرنی انڈر یور سپرویژن ود مائی آڈینس, اور ہم انہیں بتائیں گے کہ مجھے کتنا فرق پڑا ہے. انشاءاللہ. And wish you very best of luck. Thank you. Thank you for your lovely words and kind words. آپ بہت زبردست باتیں کرتی ہیں, سنتی ہیں, اور میرا جو نالج ہوتا ہے نا وہ خود ہی فلو میں آ جاتا ہے میں جب آپ سے بات کرتی ہوں. آپ یقین نہیں کر سکتی کہ آپ سے ابھی بھی میرا دل نہیں کر رہا. مجھے پتا اتنا لمبا کوئی شو دیکھتا نہیں ہے, سو ہمیں اسے پریسائز کرنے کے لیے ہم یہاں ختم کرتے ہیں. اور نیکسٹ جو میں ڈاکٹر صاحبہ کو میں نے ابھی دعوت دی ہے
ویل ٹاک اباؤٹ کہ اور کیا طریقے ہیں خوش رہنے کے, اسٹریس فری رہنے کے, اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے, ریلیشن شپس بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, آپس میں, میاں بیوی, ایون دوست, ایون سوشلی. تو یہ سب نالج ہم ان سے حاصل کریں گے. انٹل دین خدا حافظ, اور یہ شو پورا دیکھیے گا. خدا حافظ.